हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 2500 एमसीक्यूज की हमें जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी वो मैं यहाँ पर रिज्यूम कर रहा हूँ और ये आपका सेट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले आपकी एक प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर आपका लिखा हुआ 2500 प्लस एमसीक्यू की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। इसको जाकर जरूर देखना। मैंने यहाँ पर सेक्शन लेवल के ऊपर काफी सारे यहाँ पर आपको मार्क्स कराए हैं, पॉलिटी के अलग, हिस्ट्री के अलग एंड ऐसे करके हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। लेकिन आज आज थोड़ा सा पैटर्न हमारा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज हम लोग अब से वो टारगेट करेंगे कि जो 2022 के अंदर जितने भी आपके रीसेंट एग्जाम्स अभी हुए हैं, फॉर एग्जांपल भी पंजाब एसआई का मैं एग्जाम पिक कर रहा हूं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज पंजाब के जो एसआई का एग्जाम है वो 16 अक्टूबर 2022 को भी होकर हटा है, यानी कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ इस पूरे पूरे एग्जाम को कंडक्ट हुए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी आपके यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए या जो भी पैटर्न का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि ये एग्जाम लास्ट ईयर भी हुआ था लेकिन उसके बाद ये एग्जाम कैंसिल हो गया था बिकॉज अगेन कोई स्कैम वगैरह का सिस्टम था। तो 2021 में ये वाला एग्जाम शेड्यूल था लेकिन हुआ कब, 2022 के अंदर आपका एग्जाम हुआ है। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर स्टोरी एज कंपेयर टू योर जेकेपीएसआई एज वेल। तो यहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है एंड दिस इज द वीडियो फॉर जीएस। ऐसी मैथ्स की वीडियो भी आएगी, रीजनिंग की वीडियो भी आएगी और बाकी सब वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो विदाउट फर्दर एडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, डिटेल्ड मैनर में डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। 50 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा लेकिन एक्चुअल में आप यहां से कम से कम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर जाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Before I begin, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। दीज आर फ्यू एग्जाम विच हैव क्रैक्ड ओवर द ईयर्स। और इसके अलावा मैंने ये सब चैनल्स पर भी काम किया है, यूट्यूब चैनल्स पर भी काम किया है, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया है। सो व्हाट आई कैन से इज आई एम हैविंग अ डिसेंट एक्सपीरियंस। और ये दो चैनल्स के बारे में आप तो अच्छे से जानते ही जानते होंगे, तो आई होप आपने नाम सुना ही होगा। वेल, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ट्रस्ट आए, अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे कि हाँ यार कुछ ना कुछ क्वालिटी कंटेंट कोई इंसान प्रोवाइड कर रहा है, therefore make sure to hit a subscribe button at least। ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है मेरे को भी अच्छा लगता है कि फैमिली बढ़ रही है बिकॉज 55% ऑफ यू आर वॉचिंग द वीडियो बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो मतलब आधे से ज्यादा लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे चैनल को। थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सर पहले नंबर क्वेश्चन से। अच्छा, एक चीज आपको और बताता हूँ, लास्ट चीज, ये जो पंजाब के एसआई के जो सिलेबस था उसमें जीएस के अंदर ना पॉलिटी थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर आपकी मेंशन थी। तो आपको पॉलिटी के थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बहुत सारे आए थे, भर भर के आए थे, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय। ये चार्ज किसके द्वारा यहाँ पर प्रेफर किया जाता है, फिर चार्ज कहां से शुरू आपका होता है जब भी इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बात की जाती है। देखो, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग तो प्रेसिडेंट आपका किस आर्टिकल नंबर में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 52 के अंदर आपका प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। और ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो कौन होंगे, हेड ऑफ स्टेट होंगे। हमारे देश के अंदर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और इनका जो आर्टिकल नंबर है वो है आपका आर्टिकल नंबर 74। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखते रहो। आप लोग आंसर करो और बाकी सब सुनते रहो, एक तरफ आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। ठीक है, चलो यहां पर क्या लिखा है, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या है आपका चार्ज, मतलब किस बेसिस के ऊपर आपको प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। तो एकमात्र ऐसा रीजन है वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रेसिडेंट करते हैं और ये प्रूव हो जाता है तो इनकी इंपीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। अब इंपीचमेंट का प्रोसीजर किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा। कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि लोकसभा से स्टार्ट होगा फिर राज्यसभा से स्टार्ट होगा, किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर लोकसभा से पास हुआ या राज्यसभा से पास हुआ, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल यहाँ पर पेश होगा। अगर ये एक्सेप्ट कर लिया गया हाउस के अंदर तो यहाँ पर 14 डे का टाइम मिलेगा, किसको, प्रेसिडेंट को टाइम मिलेगा। और 14 डेज के अंदर अगर अपने आप को पूरा का मतलब अपने आप को सच्चा प्रूव नहीं कर पाते तो इसके बाद क्या की जाएगी, आपकी वोटिंग की जाएगी। वोटिंग करने के बाद वोटिंग के अंदर अगर आपकी यहाँ पर क्या मिल गई, स्पेशल मेजोरिटी मिल गई। कौन सी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मिल गई, यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल पीपल अगर इसको क्या करते हैं, वोट कर देते हैं कि हाँ भैया हमें प्रेसिडेंट को हटाना है, तो भैया क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है ये एक सदन से क्या होता है, पास हो जाता है। फिर जाएगा सर आपके दूसरे सदन के अंदर और यहां से भी क्या होगा, अगर पास हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं रहेंगे, यानी कि आपके प्रेसिडेंट को पोजीशन से हटा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट इज सेट टू बी इम्पीच्ड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा था कि कहां से स्टार्ट होता है, तो याद रखना आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से स्टार्ट होता है। किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि लोकसभा से ही होगा राज्यसभा से ही होगा। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता है प्रेसिडेंट की जगह क्या लिखा होता है, वाइस प्रेसिडेंट लिखा होता, तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से स्टार्ट नहीं हो सकता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, आर्टिकल 63 होता है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट का जनरल आर्टिकल ये आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो एक बात बता दूं, प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं वो कौन से होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं। और अगर ये प्रेजेंट नहीं हुए तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर कितना है? आर्टिकल नंबर है 124। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज कितनी होती है? 65 ईयर्स होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी को बनाना हो तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखो, या तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज का आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो ये नहीं है, या फिर क्या हो सकता है, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज हाई कोर्ट एडवोकेट, हेड को एडवोकेट का 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए यानी कि आपने जुडिशरी के बारे में आपको बहुत ज्यादा अलग लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर है तो तीनों के केसेस के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। कितने जज होते हैं सर? आपके 33 जजेस आपको देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएंगे आपके कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही काफी है। और पार्लियामेंट के बारे में आपको बताएं तो पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 79 के अंदर आपकी मेंशन किया है पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में आपको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राज्य क्या कहते हैं आपके पार्लियामेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट को सर कई सारी पावर्स वगैरह भी दी हुई है, पर चलो इतने इसके रिगार्डिंग बात नहीं करते। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज एज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी ज्यादा रहेगी और आपकी सब कुछ रिवीजन भी होती रहेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि पार्लियामेंट हैज द पावर। ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था और काफी सारे लोग इसमें गड़बड़ी करके आए हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोलते हैं? द पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट by separating formation of new state by separating territory from any state or by uniting 2 or more states or a part of states or by uniting any territory or a part of state under which of the following articles। देखो ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इतना पढ़ते हैं क्या, दैट इज पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स के दिमाग में पढ़ते ही दिमाग में क्या आता है कि आर्टिकल नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा, लेकिन गलत है, गलत है। न्यू स्टेट्स की एडमिशन जो होती है वो आपके आर्टिकल नंबर 2 के अंदर मेंशन की हुई है, लेकिन जो इसके अलावा बाकी सब कुछ लिखा है, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, इंक्रीजिंग टेरिटरी, ये वो कर करके, ये सबका सब किसके अंदर मेंशन है? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर मेंशन है। एक बार देख लेते हैं फटाफट से सारे के सारे आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 1 बात करता है क्या? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया का जो एक्चुअल नेम है वो यहाँ पर क्या किया हुआ है? भारत यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और बोला गया कि यहाँ पर क्या है? दीज आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि कोई भी स्टेट्स वगैरह छोड़ नहीं सकते हमारी यूनियन को। यूनियन स्टेट्स कैन नॉट लीव दिस यूनियन। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर बात करी है एडमिशन टू न्यू स्टेट्स। अगर आपको नए नए स्टेट्स बनाने तो उसका एडमिशन के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल सिक्किम जो है वो हमारे देश का लेटेस्ट स्टेट है। लेटेस्ट स्टेट मतलब जो आर्टिकल नंबर 2 के हिसाब से बना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ना गड़बड़ बोलते हैं कि नहीं सर, तेलंगाना इज अ न्यू स्टेट जो कि 2014 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था। नहीं यार, तेलंगाना जो है वो आर्टिकल नंबर 3 के बेसिस पर फॉर्म हुआ है कि 2 स्टेट से अलग अलग कर करके बनाया गया है। लेकिन जो न्यू स्टेट्स की एडमिशन होती है वो है सिक्किम, जो कि आपका 35th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर आपका यहाँ पर आपके ऐड हुआ था हमारे देश के अंदर। और इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो एरिया किसी भी स्टेट का, डिक्रीज कर सकते हो एरिया किसी के स्टेट का। देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप ऑल्टर कर सकते हो, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो किसी भी इसका सिनेरियो का। ठीक है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब किसी दो स्टेट्स का ज्वाइन भी कर सकते हो। ये सब भी रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 4 बात करता है कि जो भी चेंजेस आर्टिकल नंबर 2 और 3 में किए जा रहे हैं, ये दोनों के इन चेंजेस को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानोगे, यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 368 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग बात करता है, ये यहाँ पर काउंट नहीं होगा। मतलब इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसीलिए आप याद रखना कि आर्टिकल नंबर 3 ऐसा कुछ भी चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसके रिगार्डिंग क्या करती है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? बिल पेश होता है। और अगर इस बिल के ऊपर क्या मिल जाएगी? आपकी सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल नहीं, सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, इसे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 51% ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये मिल गया तो क्या हो जाएगा? पास माना जाएगा। ठीक है, सब रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Then, right to property was removed from the list of fundamental rights by dash amendment. Right to property किस amendment में रिमूव कर दिया गया था? देखो, right to property इनिशियली जो था ये क्या था आपका? right to freedom, right to चलो बताता हूँ आपको। फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के अंदर आपके आते हैं, इसमें एक आपका आता था राइट टू फ्रीडम वाज वन ऑफ द राइट्स। ठीक है, अब राइट टू फ्रीडम के अंदर कई सारे और राइट्स आया करते थे। कई सारे राइट्स आपके राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, फॉसे था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ये वो करके बहुत सारे आपके राइट्स आते थे। इसमें आपका एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ राइट। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इसके दौरान क्या कर दिया गया? इसे चेंज करके क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया।
तो क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। और लीगल राइट कौन से आर्टिकल के अंदर, दैट इज आर्टिकल नंबर 300A के अंदर आपका बना दिया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये जो आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो थी, ये किसके द्वारा लाई गई थी, जनता पार्टी द्वारा लाई गई थी। जनता पार्टी जो थी ना, ये पहली बार पावर में आई थी। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कौन रूल करी थी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रूल करी थी। और जनता पार्टी के जो पहले आपके मतलब पहले नॉन कांग्रेस पीएम, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ आवर कंट्री, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ आवर कंट्री, ये कौन थे आपके, दैट इज मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई सर वही इंसान है जिनको क्या है, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विच इज निशान पाकिस्तान इनको मिला हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तो हो गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट काफी बड़ी अमेंडमेंट थी। इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। कई सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिले। मैं अभी यहाँ पर ज्यादा इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ आपको, बिकॉज फिर ये पूरे की पूरी लंबी कहानी हो जाएगी। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आई गई थी, 1976 के अंदर आपकी ये लेकर आई गई थी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर देखो, इसके आगे मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है पंचायत के रिगार्डिंग, तो मैं वहीं पर आपको समझा दूंगा पंचायत के रिगार्डिंग। बट फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लो कि पंचायत, हाँ मतलब ये तो याद रख लो कि जो पंचायत है विच इज पार्ट नंबर 9 और शेड्यूल नंबर कौन सा आपका 11, शेड्यूल नंबर आपका 11, ये ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ये आपकी आई थी 1993 के अंदर आपकी देखने को मिली थी। और बस यही काफी है। और इसके जस्ट बाद एक और आई थी, इसको बोलते हैं अपन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993। ये जो है इसके अंदर आपकी म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग बात की गई थी। और यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 11, नहीं पार्ट नंबर 10 और आपका शेड्यूल नंबर 12 यहाँ पर ऐड किया गया था। ये था आपका पंचायत के रिगार्डिंग और ये था आपका म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग। ठीक है, और वैसे पंचायत के रिगार्डिंग बताऊं तो आर्टिकल नंबर 40 के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि डीपीएसपी के अंदर आती है, कि जो कि हमारे पंचायत जो होनी चाहिए वो क्या लोकल सेल्फ गवर्नेंस वगैरह के रिगार्डिंग बात की गई है। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपकी आई थी 2002 के अंदर आपकी आई थी। इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग बात की गई थी। आर्टिकल नंबर 21A जो कि आपका दैट इज राइट टू एजुकेशन, ये आपका ऐड किया गया था। आर्टिकल 45 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। और आपका एक और आर्टिकल ऐड किया गया था, जिसका नाम है आपका 51A के अंदर के वाला क्लॉज ऐड किया गया था। 51A बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग बात करती है, ये आपका डीपीएसपी के रिगार्डिंग बात करता है, ये आपका फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग बात करता है। तो तीनों के अंदर ही आपका क्या था, एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, ये क्वेश्चन वही आ गया जो भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंदर, मैंने शायद बताना भूल गया था, 2002 के अंदर एक्ट आया था। राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या था, आपका लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम राइट बाय एडिंग, इसमें एक मतलब ऐड कर दिया गया था आर्टिकल। वो आर्टिकल नंबर क्या था, 21A आपका आर्टिकल नंबर था। दिस इज वेरी वेरी 21A आर्टिकल नंबर था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, देन आपका यहाँ पर क्या 16 क्लॉज 4 के रिगार्डिंग बात की हुई है। यहाँ पर 16 जो आर्टिकल है ये बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के बीच में आपका देखने को मिल जाता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 19 के बीच में आपको राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी में आपका ये आता है, सॉरी एक मिनट पीछे कर लेते हैं। हाँ, राइट टू इक्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। और राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपका ये जो बात करता है आर्टिकल 16, ये बात करता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब बराबरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST एंड जो मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। और EWS कोटा जो कि अभी बहुत ज्यादा फेमस था, अभी न्यूज के अंदर था, अभी रिसेंटली न्यूज में था, 10% जो आपका EWS कोटा मिलता है वो भी इसके अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होती है वो भी इसी आर्टिकल नंबर में मेंशन की हुई है। आर्टिकल नंबर 21 ये बात करता है सर आपका राइट टू लाइफ के रिगार्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, राइट टू लाइफ के अंदर सर बहुत सारे आते हैं, राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू स्पीक, ये वो करके बहुत सारे आपके राइट देखने को। राइट टू इंटरनेट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो पार्ट ऑफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें राइट टू प्राइवेसी है ना, राइट टू प्राइवेसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू प्राइवेसी सर किसके द्वारा आया गया था, एक पुट्टा स्वामी वगैरह के केस था, वहां से आपका निकल रहा था राइट टू प्राइवेसी के बारे में। राइट टू इंटरनेट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर आपका आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये आपके इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते। इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते, इमरजेंसी लगे कुछ भी लगे, ये आर्टिकल आपके पास हमेशा रहेंगे। और ये चेंज कब किया गया था, ये किया गया था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अंदर, ये प्रोविजन आपका ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देन आर्टिकल नंबर 31 ये बात करता है कुछ राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह की बात है, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा मामला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ पंजाब एंड इंडिया। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब SI जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आपका बॉर्डरिंग स्टेट है।
बट इसे ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए ऐड नहीं किया, वैसे तो आपको बताया था ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ पंजाब इज गुरमुखी, गुरमुखी आपकी है, ठीक है, गुरमुखी लिपि के अंदर बात होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें कश्मीरी, कश्मीरी लैंग्वेज जो आपकी है, कश्मीरी लैंग्वेज की ऑफिशियल स्क्रिप्ट कौन सी है, तो ये सर कौन सी आपकी, दैट इज पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट। कौन सी आपकी, पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज डोगरी, डोगरी लैंग्वेज जो है सर, इसकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट कौन सी है, तो याद रखना सर, इसकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट पहले हुआ करती थी कौन सी, डोगरा स्क्रिप्ट हुआ करती थी, या फिर कैसे इसको बोलते थे, डोगरा, देखो मैं शायद प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाऊं, लेकिन डोगरा अखार या डोगरा अखाड़ जो भी कहते हैं, ये आपकी थी। रणबीर सिंह के टाइम पर थी, जो आपके रणबीर सिंह राजा वगैरह थे, उसके टाइम पर आपकी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप बोले जाएं तो 20th सेंचुरी से कौन सी बनकर आ गई है, 20th सेंचुरी से डोगरी की जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, देवनागरी है। तो दोनों चीज याद रखना, देवनागरी अभी ऑफिशियल स्क्रिप्ट कौन सी है, देवनागरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मी इज ऑल्सो वेरी वेरी ओल्ड काइंड ऑफ स्क्रिप्ट ऑल टुगेदर, बस इतने काफी है। देन आगे बढ़ते हैं, हु इम्पोज नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975। देखो जरा देखते हैं फटाफट से, अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की रिगार्डिंग, सबसे पहली बात तो देखते हैं आर्टिकल नंबर कौन सा पर मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल ये जो आपकी आर्टिकल नंबर 352 के अंदर आपकी नेशनल इमरजेंसी की रिगार्डिंग बात किया गया है। इसमें 4 प्लस कर दो कितना आएगा, 356। इसमें बात किया गया आपकी स्टेट इमरजेंसी की रिगार्डिंग, यानी कि प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग, और इसमें 4 प्लस कर दो यानी कितना आएगा आपका 360। ये बात करता है सर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की रिगार्डिंग। फाइनेंशियल इमरजेंसी सर हमारे देश में कभी भी नहीं लगी, आज तक कभी नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल सर कई बार लग चुका है, और पंजाब में सबसे ज्यादा बार आपको देखने को मिल जाता है, पंजाब के अंदर, और आपका देन यूपी, देन ऑल्सो अदर प्लेसेस आर ऑल्सो देयर, ठीक है। देन नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है, 3 बार लगी है, 1, 2 और 3। सबसे पहली बार लगी सर 1962, जो कि आपका वॉर हुआ चाइना के साथ, इंडो सीनो इंडिया वॉर था। पेंशिल एग्रीमेंट वगैरह साइन होने के बाद 1954 में साइन हुआ था। उसके बाद फिर बाद में ये तिब्बतन रिफ्यूजीज को हमने मतलब असाइलम दे दी थी, दलाई लामा को असाइलम दे दी थी। उसके बाद यहाँ पर ये वाला ड्रामा करके हुआ था। और अक्साई चिन एंड क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, अरुणाचल प्रदेश को पहले बोलते थे नीफा, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और प्लस आपका जो कौन सा अक्साई चिन का कुछ पार्ट हमारे देश से यहाँ पे मतलब उन्होंने ग्रैब कर लिया था, ठीक है। देन यहाँ पर अगर बात करें तो क्या था कहा, देन 1971 जो कि आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, या फिर कह लो कि इंडो पाकिस्तान का सेकंड नंबर वॉर के टाइम पर आपकी देखने को मिली थी। अच्छा, जब ये वॉर खत्म हुआ तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसका नाम है आपका शिमला अग्रीमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शिमला अग्रीमेंट वाज अ पीस अग्रीमेंट दैट इज साइंड इन 1972। और थर्ड टाइम जो हुई सर, थर्ड टाइम जो हुई थी आपकी 19, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये बोल रहा है कि 1975 के अंदर आपको थर्ड टाइम देखने को मिली। और ये जो है ना, ये आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्लॉज का इस्तेमाल कर बोला गया था। इंटरनल इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी। और क्या थे ना हमारे जो ये आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी वाला, इसमें 3 क्लॉसेस मेंशन है। क्या, एक तो हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर कोई वॉर हो गया, या फिर क्या होगी इंटरनल इमरजेंसी होगी। अब इंटरनल इमरजेंसी का क्लॉज का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी ने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, के क्या करती इमरजेंसी लगाई थी, और जितने पॉलिटिकल जो उनके अगेंस्ट जितने भी लोग खड़े थे उनको उठा के जेल में डाल दिया था, ठीक है। थोड़ा सा ये मामला खराब सा हो गया था, ठीक है। बट याद रखना कि इंटरनल इमरजेंसी का क्लॉज अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी जगह कौन सा आ गया, इसका क्लॉज आ गया आपका आर्म्ड रिबेलियन। कौन सा क्लॉज आ गया आपका, आर्म्ड रिबेलियन इज द क्लॉज राइट नाउ। और ये कब हुआ, ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अंदर आपका देखने को मिला था, जिसके अंदर क्या था, जनता पार्टी गवर्नमेंट जब ये पावर में आई थी तो ये आर्म्ड रिबेलियन करके चेंज कर दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जी जो है ये हमारे देश की फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया है। फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर आपको देखने को जो मिलेंगी वो भी कौन है, फॉरेन मिनिस्टर भी आपकी यही थी। फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये भी यही है, ठीक है। 3-4 ये आपको कैसे देखने को मिल गए थे। फर्स्ट फीमेल टू प्रोड्यूस द बजट इज ऑल्सो शी इज द ओनली वन। और अगर बात करें, शी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट पीएम ऑफ आवर कंट्री, सेकेंड लॉन्गेस्ट पीएम ऑफ आवर कंट्री। करीबन कितने आपका 15 साल, 15 ईयर्स इन्होंने क्या किया आपका देश, सॉरी गलत बोलते 15 नहीं 16 ईयर्स, करीबन 16 साल की पावर में रही थी, ठीक है, अपने टाइम पर। और अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन है सर, इनके पिताजी का नाम कौन है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी कितने रहे थे आपके, 17 साल करीबन पावर में रहे थे। और जिसमें आपका ये टाइम जो था वो आपका 1947 से लेके 1964 का टाइम था। 1964 के अंदर इनकी डेथ ही हो गई थी, अदरवाइज सर ये फिर भी पावर में और रहते ही रहते, ठीक है। तो 3 टेन्योर्स इनके लगातार रहे, और एक टेन्योर आपका प्लस और यहाँ पर आपका देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के जो रिमेन्स वगैरह है वो वहां पर कहां पर देखने को मिल जाते हैं आपको, तो ये है सर आपका शक्ति स्थल। क्या शक्ति स्थल में मतलब इनकी जो क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बनाई हुई है शक्ति स्थल बनाई गई है, ठीक है। राजीव गांधी की जो है सर ये आपकी है वीर भूमि, ठीक है, वीर भूमि। और जो जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पर जो है इनको बोलते हैं कौन सा, इनको बोलते हैं शांतिवन, है ना, शांतिवन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से याद रखना। और अगर एक और रह गए महात्मा गांधी, या फिर मेनका गांधी लिखा है, महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी की जो मतलब जो है वो कहां पर है आपकी, राजघाट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, दिस इज इन दिल्ली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑल राइट, विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? देखो इसका सिंपल सा आंसर आप लोग बताओगे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे बस एक दो क्वेश्चन आपको भी दे देता हूँ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, ठीक है। तो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, आप लोग मुझे बताओगे। गोपी डेजर्ट आपको देखने को मिल जाता है एशिया के अंदर, ये आपका आता है क्या कहते हैं, ये आपका आता है मंगोलिया की साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। तकला मकान भी थोड़ा सा उसी थोड़ा सा डाउन स्ट्रेट आओगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आटाकामा डेजर्ट जो आपका, जहां तक मुझे याद आ रहा है, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाता है, और यही इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप देखो जरा, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं आटाकामा, सॉरी वो गोबी डेजर्ट वापस होगा इसका। चलो कोई नहीं, देख लीजिएगा आप आंसर। अच्छा, ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड? किसको यहाँ पर मिला है 2021 का? देखो 2022 के अंदर आपका एग्जाम हुआ है, 2022 के अंदर, और कितना अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम हुआ है, लेकिन करंट अफेयर कहां से पूछ लिए? 2021 से पूछ लिए। अभी 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके और भी करंट अफेयर आपके 2021 से आएंगे। इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको ना, अभी करंट अफेयर वाली वीडियो जो आपको मिलने में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन करंट अफेयर की जो आपको वीडियोस मिलेंगी सर, इसमें आपको बता रहा हूँ कि तीन सेक्शन में, 3 पार्ट्स में आपके लूंगा। एक तो मैं आपका 2021 के जो मेजर करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ पर कवर कराऊंगा, अलॉन्ग विद जनवरी फरवरी के आसपास तक के जो करंट अफेयर्स हो जाएंगे सबके सब कवर करा दूंगा, मतलब नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक निपटा देंगे क्वेश्चन। देन सर आपके सेकंड पार्ट जो होंगे, एक सेकंड पार्ट, एक थर्ड पार्ट, ठीक है। हो सकता है सर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को मैं कंबाइन करके एक बड़ी सी मैराथन बना दूं, लेकिन सर देखेंगे सर, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और अगर आप लोग मुझे चाहते हो, आप मुझे बताना जरूर, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह से, जिस तरह से आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इस तरह से अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, मतलब करंट अफेयर के अंदर भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहूं, है ना, नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग ये वगैरह करके, तो आप मुझे बताना। अगर इस तरह से बोलोगे तो 3 वीडियोस बना लेंगे अच्छे से, लेकिन आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जैसा आप लोगे सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो टाइम जरूर लग रहा है, मेरा भी 1-2 एग्जाम थोड़े से फंसे पड़े थे, तो एक बार मैं उनको देखकर फिर फटाफट से फ्री होकर आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी वीडियोस। वैसे इसका आंसर कैसा है? इसका माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर है, बस याद रख लो, और गुजारा इसमें कुछ काम का नहीं है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना जरूर कोशिश करूंगा। यूनाइटेड नेशंस सर फॉर्मेशन डे कौन सा होता है आपका? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डे, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कब फॉर्म हुआ था? 1945 के अंदर आपका ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपको देखने को मिल जाता है? हेडक्वार्टर सर आपका क्या है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है, जो मेजर हेडक्वार्टर है। सर इसके अंदर आपकी कितनी बॉडीज आती है? सर इसके अंदर आपकी आती है 6 बॉडीज, 1 2 3 4 5 और 6। देखो आपको एक चीज बता देता हूं आपको मैं ना यूनाइटेड नेशंस तो आपको अभी करा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप सर्च कर लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारा आकाश। सारा आकाश अगर आप ये सर्च करोगे आपको ना टॉपिक मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो मैं आपको लिंक या तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ऊपर आपके सामने लिख कर आ रहा होगा, तो वो वीडियो पक्का देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मतलब जरूर देखना, बस इतनी सी पॉइंट है, देखना जरूर, ठीक है। ओके, तो क्या आपके सर यहाँ पर कई सारे आपके काउंसिल देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल एक आती है आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर सर आपकी आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आपकी आती है सर एक होती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करके कुछ आती है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करके कुछ आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ECOCOS समथिंग ऐसे, इसका कुछ नाम होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इतना याद रख लो, ठीक है। देन सर आपकी आती है ट्रस्टशिप काउंसिल, अभी सर इसका कोई फंक्शन नहीं रहा है, ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, खत्म सी हो चुकी है। उसके अलावा तो सर एक होता है आपका द सेक्रेटेरिएट सर आपका होता है, सेक्रेटेरिएट, ये भी सर कुछ खास काम का है नहीं आपका, सेक्रेटेरिएट। और सर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सर ये जितने भी आपको 5 बॉडीज देखने को मिल रही हैं, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है। लेकिन जो ICJ है सर, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है हॉलैंड के अंदर, और जगह का नाम क्या आपका? हेग हॉलैंड, ठीक है। अच्छा, हॉलैंड का ही दूसरा नाम क्या आपका? नीदरलैंड्स है, ठीक है। नीदरलैंड इज ऑल्सो द नेम ऑफ इट, तो कभी ये बोलते हैं हेग नीदरलैंड या फिर हेग हॉलैंड, बात एक ही है सर, चलेगा काम, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ICJ के अंदर जो इस टाइम पर हमारे देश या फिर हमारे जो एशियन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, वो कौन है? एक दलवीर भंडारी करके इंसान है। ये पिछले साल काफी न्यूज के अंदर थे, लेकिन इस साल तो नहीं है, पर पिछले साल न्यूज में दलवीर भंडारी इज द जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। बाकी सर अगर बात करें तो यहाँ पर कितने मेंबर्स आपके? 193 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं सर। इस टाइम पर जो इनके जो हेड है, उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुतारेस। ये पोर्तुगल से आपके देखने को मिल जाते हैं, और ये 227 के आसपास तक मेरे को लगता है जहां तक ये रहेंगे, ठीक है। और बस इतनी सी कहानी, आई थिंक इतना ही काफी है। और चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उसका आंसर आप यहाँ पर मेंशन करो। कुछ और तो नहीं भूल रहा मैं? वैसे ठीक है, आई थिंक। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो 193 मेंबर्स बैठते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है सर, यहाँ पर बैठते हैं सर आपके P5 परमानेंट 5 मेंबर, और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको बोलते हैं फ्रैक। फ्रांस, रशिया, अमेरिका इसे अमेरिका ही हो गया, सी से चाइना, और के से यूके, ये कैसे यूके? मैं खुद कंफ्यूज हो गया, के से कौन सा आ गया? ओके, के से यूके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
Then Article 19 of the Constitution of India, freedom of speech and expression can be restricted on the grounds of, किस grounds के ऊपर restrict किया जा सकता है? सर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर restrict किया जा सकता है। बहुत ज्यादा सिंपल सा आंसर था ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट इज, आई थिंक सब कुछ बता ही चुका हूं आपको आर्टिकल 19 के बारे में। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में पहले कितने थे आपके? 7 आर्टिकल्स थे, लेकिन बाद में से कैंसिल करके कितने बना दिए गए? 6 आर्टिकल बना दिए गए। और 6 आर्टिकल सर कौन से आपकी बताया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द फर्स्ट वन। देन सर आपका होता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, थोड़ा उल्टा नीचे हो गया, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सर यहाँ पर आपके एक मिनट कौन सा रह गया? देन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यार इसमें, एक मिनट, कितने हो गए? 4 हो गए ना, अरे 2 रह गए यार, एक सेकंड। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ यार थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहे, 2, चलो 2 आप लोग बताओ यार, मैं थोड़ा सा स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से, 2 मैं भूल रहा हूँ, कौन से थे यार 2? एक मिनट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, चलो कभी मैं दिमाग में नहीं आ रहे तो यार थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मीडियम मूवमेंट, ऐसे क्यों दिमाग में नहीं आ रहा है? आने चाहिए ना मेरे को। हाँ, एक तो हो गया फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट, कि मतलब कहीं भी आप रह सकते हो, और एक और रह गया एक्चुअली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाहर आता है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा आता है, चलो कोई नहीं, आप लोग मेंशन कर दोगे, ये आपका काम है, ठीक है। बस बाकी कुछ आई थिंक जानने की जरूरत है नहीं, ये सब मामला आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आई थिंक वो जरा कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। According to Constitution of India, to safeguard public property and to absorb violence is the dash of every citizen. देखो क्या है ये बोला गया ना कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और अगर कोई पहुंचा रहा है तो क्या करोगे? आप कोशिश करोगे सेफगार्ड करने की, यानी कि बचाने की। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल ड्यूटीज, जो कि है हमें, देखो हमें मिलते हैं फंडामेंटल राइट, मिलते हैं हमें डीपीएसपी मिलते हैं, और हमें मिलती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज सर कोई पढ़ के नहीं जाता है, प्लीज पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल पेपर में बहुत ज्यादा पूछने भी लगे हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो आपकी है सर पार्ट नंबर 4A के अंदर आपकी मेंशन की हुई है, पार्ट 4A के अंदर आपकी मेंशन की हुई है। ये सर आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर आपकी ऐड की गई थी। किस कमेटी के द्वारा ऐड की गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा यहाँ पर ये ऐड की थी। हमने किससे ली है सर? ये आपके यूएसएसआर से ली है। जो हमने ये लिया है आपका फंडामेंटल राइट्स, हमने यूएसए से लिया है। यूएसए के अंदर आपका एक बिल ऑफ राइट्स आता है सर, वहां से लिया है। डीपीएसपी जो है ये हमने कहां से लिए सर? आपके आयरलैंड से ली है, और आयरलैंड ने फर्दर आगे कहीं से लिया, बट हमें फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हमने आयरलैंड से पिकअप किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन अच्छा इतना काफी है, ठीक है, ये भी हो गया। क्या था आपका? हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी सर आपकी कितनी थी? 10 थी। 10 सर पहली फंडामेंटल ड्यूटी थी जब हमने अडॉप्ट करी थी, लेकिन बाद में इसमें एक ऐड कर दी गई। एक जो ऐड करी वो करी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंदर आपकी ऐड की गई थी। और ये कौन सी थी? दैट इज ये थी आपकी 50, इसका आर्टिकल नंबर क्या होता है? आर्टिकल 51A होता है इसका आर्टिकल नंबर, ठीक है। और ये आपकी के वाली 51A सब क्लॉज के यहाँ पर ऐड किया गया था कि ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल फॉर एजुकेशन एंड ऑल, ठीक है। तो याद रखेंगे सर, ये आपकी क्या? आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी जो ये तो बताई दिया मैंने आपको, ये 12 से लेकर आपके 35 आपके राइट्स आते हैं, 12 से लेकर आपके 35 यहाँ पे आपके देखने को मिल जाते हैं। इसमें 32 जो है ना, ये होता है सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके रिगार्डिंग देखेंगे सर आगे, अगर मिलेगा मौका तो जरूर बात करूंगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती है सर, इसके अंदर आपकी रिट्स इशू करने की पावर होती है, और इसी आर्टिकल का क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और अगर पूछे कि फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला है, तो फंडामेंटल राइट्स को बोला है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला है वो किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपकी रिवीजन हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही। अगर यार थोड़े से आपको मजा आ रहा है सेशन को, थोड़ा सा यार लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। बाकी कोई मतलब फर्दर कमेंटेशन नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, ये जो है सर आपके, ये जो सर आपके आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल इंडियंस को ही मिले हैं। इसके अलावा जितने भी आपके फंडामेंटल राइट आगे वो आपके इंडियन और फॉरेनर दोनों को मिले हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली टू इंडियंस है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज was the Google Map Street View Services was launched in July 2020। देखो कितना अच्छा यार, जुलाई 22। एक नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा पेपर के अंदर ना, ये प्रॉपर्ली ना लिख के बोल रहे थे कि जुलाई 22 में ये हुआ। जो भी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपको हिंट दे रहा था कि 2021 का है, 2022 का है, तो कौन से महीने का है। तो अगर किसी ने मंथली करंट अफेयर भी लगा के गया ना, तो भी काम बन जा रहा था उसका इंसान का, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेंगे, ये थोड़े से कंपेरेटिवली टफर क्वेश्चंस थे, तो ऐसे बताना सही भी है। इसका आंसर है सर आपका अहमदपुर, बस इतना याद रख लो, काफी और जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी सर नागपुर इज वेरी वेरी फेमस फॉर ऑरेंजेस। चंडीगढ़ सर इज यूटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। और चंडीगढ़ को जो सेटअप किया था वो किसने किया था? आपका एक मिनट, एडवर्ड लुटियंस एंड बेकर, इन्होंने क्या किया था? आपका बनाया था एंड बेकर। और कोची का सर पूरा नाम सर आपका क्या है? कोचिन है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज ऑल्सो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। सर ये काफी ज्यादा सर इंपॉर्टेंट हमारी शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और आप मुझे बताओ कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अभी रिसेंटली एक कुछ बड़ी चीज बनाई है, वो बड़ी चीज का नाम क्या है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताना सर आप लोग, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्मी व्हाट इज निपुण, ये देखो मैं इंडियन आर्मी की जो भी एक्सरसाइज वगैरह है काफी इंपॉर्टेंट होती है, मैं करंट अफेयर्स वगैरह के अंदर कवर कर दूंगा। अब इस वजह से हमारा टाइम मतलब सेशन काफी लंबा सा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट वाला मामला बन जाए। तो आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये बहुत न्यूज में था सर, क्योंकि हमने काफी लंबे टाइम से माइंस वगैरह के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन अभी जो पाकिस्तान बॉर्डर है सर उसे उसके सिक्योर करने के लिए ये माइंस वगैरह का रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह चल रही थी। निपुण इज दैट इज एंटी पर्सनल माइन। और सर ये जो है सर ये आपको पता होगा, महिंद्रा कंपनी ने सर यहाँ पर कुछ बनाई है हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड व्हीकल्स। चाइना के साथ जो स्कर्मिश हुआ था, जो स्टैंड ऑफ हुआ था सर, उसके बाद इसकी बहुत नीड बन गई थी। अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो ये बनाई गई है, जो महिंद्रा कंपनी ने सर इसकी बनाई है, ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स बनाए हैं सर, उस आर्मर्ड व्हीकल का नाम क्या है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन बॉम्बे हाउस इज लोकेटेड इन द मुंबई इज अ हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो देखो बॉम्बे हाउस जो नाम का जो लोकेशन है या जो जगह है, जो बिल्डिंग है सर, वो किसका हेडक्वार्टर है। देखो सबके हेडक्वार्टर जहां पर आते हैं, कहां पर आते हैं सर, सबके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं। तो इट वाज डेफिनेटली अ टफर क्वेश्चन, बट याद रखना मुंबई हाउस के यहाँ पर टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then, under which of the following policies is India focusing to become a globally competitive मैन्युफैक्चरिंग हब। सर ये आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सर अपने आप को काफी ज्यादा पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज देखो 3 टाइप के सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है आपका टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, आपका एग्रीकल्चर आता है, जिसके अंदर हमारी मेजोरिटी ऑफ जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बैठी हुई है। लेकिन सर इसके अंदर क्या आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है, 0 होती है। और सर इसीलिए क्या यहाँ पर क्या आपको काफी ज्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नेग्लिजिबल होती हैं। देन सर आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है, इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ सेकेंडरी सेक्टर। सर इंडिया की जो मतलब जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सर, यहाँ पर क्या है कि ज्यादा कुछ खास अभी कर नहीं पाए, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है बढ़ने का, स्पेशली हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये हम लोग अभी पूरे तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इसलिए इसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए इंडिया ने मतलब यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इसको बोलते हैं मेक इन इंडिया। आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। 2014 के अंदर आपका ये लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और यहाँ पर क्या आपके दैट इज ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर ये आपका देखने को मिल जाता है। और टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है सर आपका सर्विस सेक्टर। सर ये हमारा ठीक ठाक सर्विस सेक्टर चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्विस इकोनॉमी हमारी बाद में शिफ्ट होना चाहिए था हम लोगों को, हमारी सर्विस इकोनॉमी पहले से चल रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी कर सकते हैं। ठीक है, देन सर यहाँ पर आ रही है स्टैंड अप इंडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, प्लीज इसको याद रख लेना। ये जो है स्टैंड अप इंडिया सर 2016 के अंदर आपकी लॉन्च की गई थी। और सर यहाँ पर क्या है, ये किसके लिए सर, फीमेल्स, एससी एंड एसटीज, फीमेल एसटीज एंड एसटीज, इन सबको क्या है आपका स्टार्टअप वगैरह के अंदर जो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए आपकी लॉन्च की गई है। और ऐसी एक और थी, इसका नाम है सर स्टैंड अप इंडिया। एक थी सर आपकी स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया सर क्या थी, बाकी सब मतलब सबकी सब, ये सभी लोगों के लिए थी। और जो स्टैंड अप इंडिया है फीमेल्स, एससी और एसटीज के लिए थी। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया ये सर आपकी 2015 के अंदर आपकी लॉन्च की गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों की दोनों जो स्कीम है सर, ये दोनों की दोनों स्कीम सर किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार यहाँ पर आ रही है आपके स्वाभिमान स्कीम। स्वाभिमान स्कीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो नीचे लिख देता हूँ। स्वाभिमान स्कीम के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो स्वाभिमान स्कीम जो है ये आपकी एक सेकंड, स्वाभिमान, हाँ स्वाभिमान सर, ये आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज, जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग बात होती है सर, ये इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया है। और ये आपकी 2011 में लॉन्च की गई थी सर। ये अकेली स्कीम है, ये चारों स्कीम में से सर ये अकेली स्कीम है जो कि किसने, कांग्रेस ने लॉन्च करी थी। बाकी जितनी भी स्कीम्स आपको देखने को मिल रही है सर, ये बाकी सब बीजेपी पार्टी द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई थी। ठीक है, अच्छा ऐसी एक और थी जिसका नाम ये तो होगी स्वाभिमान। एक सर आपकी थी स्वावलंबन, स्वावलंबन स्कीम सर, ये 2010 में आपकी लॉन्च की गई थी। और ये था आपका माइक्रो पेंशन प्लान के रिगार्डिंग आपकी देखने को मिल जाती है सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर स्कीम है जिसका नाम है मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो सर मुद्रा से याद रखना MUDRA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रा। तो मुद्रा सर आपकी जो है ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर इसका नाम क्या है सर, देखो नाम ध्यान सुनना, मैं लिखूंगा नहीं। ये सर आपका किसका नाम है, माइक्रो यूनिट्स, यार मैं भूल गया यार, माइक्रो यूनिट्स आगे डी से क्या होता है थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, कल कोई नहीं, चलो माइक्रो यूनिट्स रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है, माइक्रो यूनिट्स में आगे भूल गया हूँ क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की थी। देखो ये सबकी डेट्स के पीछे याद करने मत भागना, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस सुनते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनते रहो, बस इतना काम याद रख लो। ठीक है, आगे बढ़ो। द टर्म सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स इज ऑफन हर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो बात की गई है वो किसके रिगार्डिंग बात की है, देखो ये है आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स। जो पहले वाले रिफॉर्म्स थे वो थोड़े से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे, और थोड़े बहुत रिफॉर्म्स जो थे आपके वो प्राइवेट सेक्टर वगैरह को भी
इंप्रूव करने के रिगार्डिंग बात की गई थी। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म में सर यहाँ पर आपका था कि फिस्कल पॉलिसीज वगैरह जो होंगी, फिस्कल जो मतलब फिस्कल और फाइनेंशियल जो चेंजेस होंगे सर उसको लेके आया जाएगा, इस सबके रिगार्डिंग बात की जाती है। अच्छा, रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जब बात करते हैं सर, कुछ लोग ना चले जाते हैं कहीं और पर, दैट इज 5 ईयर प्लान के ऊपर चले जाते हैं। तो 5 ईयर प्लान के ऊपर जाना जरूर है, लेकिन 5 ईयर प्लान और इसका कोई संबंध नहीं है आपस में, मतलब कोई डायरेक्ट संबंध आपस में नहीं है। अच्छा, 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 5 ईयर प्लान सर जो किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे, दैट इज एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा लॉन्च किए गए थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था सर आपका 6 अगस्त 1940, सॉरी एक मिनट, ओहो डेट भूल गया, 1952 को आपका ये बनाया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन 2015 के अंदर डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 2015 के अंदर सर इसको चेंज कर नीति आयोग के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो नीति आयोग सर अब क्या करता है, 5 ईयर प्लान वगैरह पब्लिश नहीं करता है। हाँ, अगर 5 या 5 ईयर प्लान की रिगार्डिंग बात करेंगे तो अभी तक कितने 12 5 ईयर प्लान, 12 ऐसे 5 ईयर प्लान यहाँ पर आपके लॉन्च हो चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना, ठीक है। अब मैं सारा कुछ आपको मतलब 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला, बट इतना काफी है। अच्छा, एक बस इतना याद रखना, सबसे पहले जो था वो आपका 1951 के द्वारा के अंदर लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा सा जो इसे बोलते हैं हार्लोट डॉमर मॉडल बोलते हैं, और ये एग्रीकल्चर को फोकस करता था। और जो आखिरी था 2012 के से लेकर 2017 को आपका लॉन्च किया गया था, ये जो था सर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर क्या करता था, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग बात करता था, इसके रिगार्डिंग बात करता था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ओके, नाउ इन विच year did the central government notify the consumer protection? ये देखो टफ क्वेश्चन है, आपको ज्यादा इसके अंदर जाना नहीं है, बस क्वेश्चन छोड़ो, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है सर, ये आपका वैसे जब लॉन्च किया गया था, ये था आपका 1986 के अंदर आपका लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया था एक और एक्ट से, जो कि आपका 2019 के अंदर आया था। तो याद रखना, सबसे पहले जो एक्ट था 1986 के अंदर था, 2019 के अंदर इसका चेंज वाला वर्जन आपको देखने को मिला था। अब इसके अंदर जो रूल्स थे ना, ये सर आपके 2021 के अंदर फिर से पब्लिश किए गए थे। इट वाज अ टफर क्वेश्चन, therefore no need to worry much about it, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। Then a buried water tank designated and constructed to receive partially treat raw domestic waste water is called as। देखो आपने शायद ना साइंस में पढ़ा होगा बायोगैस के रिगार्डिंग, तो बायोगैस वगैरह की सर किस प्रोडक्शन वगैरह किस तरह से की जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सैनिटरी वेस्ट वाटर है सर, इसे कंडक्ट किया, इसे इकट्ठा कर लिया जाता है इन द सेप्टिक टैंक। एक सेप्टिक टैंक होता है, सेप्टिक टैंक को सेप्टिक टैंक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका चल रहा होता है, और जिससे क्या होता है कि हम ना उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं और बायोगैस वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूस करें, लेकिन कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट का सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बाकी अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वेस्ट वाटर को बाद में ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो ब्रेकडाउन जो होता है ना आपका, जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर और जो से मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए जो ब्रेकडाउन वगैरह होता है सर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सर सबके सब क्वेश्चन क्या है, गलत है आपके, छोड़ दो। ओके, देन अच्छा, ये जो है आपकी जो पीछे जो आपका था, एक सेकंड, जो आपका ये बायोगैस है ना सर, बायोगैस के अंदर सर आपका मीथेन कंटेंट काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, एंड दैट इज प्रोपेन इज लिटिल बिट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन इज आल्सो देयर, लिटिल बिट ऑफ इट। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सर आप लोगों के लिए, देखो मैं प्रमोशन मतलब अभी प्लान नहीं करता प्रमोशन करने का, एंड दिस इज जो अभी जैसे आपके, अगर आप जेकेपी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए शायद आप अभी इस टाइम पर वीडियो देख रहे हो, तो इस टाइम पर ये आप डेफिनेटली आपके लिए सही टाइम नहीं है इस कोर्स को ज्वाइन करने का। लेकिन बस आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस एग्जाम से फ्री हो जाओ, और अगर आप जीएस से थोड़ा बहुत आपको डर लगता हो, या फिर आप ना जीएस के अंदर मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना आता हो, तो भैया मेरा एक कोर्स चलता है जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल डेप्थ से कवर करता हूं। यहाँ पर मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करूंगा, ऑफ कोर्स ऑनलाइन कॉपीज, लेकिन एकदम मतलब पूरी की पूरी मतलब प्रॉपर कॉपीज आपको देखने को मिलती है। आई हैव परचेज इट एंड आई एम नाउ प्रोवाइडिंग इट टू यू। इंटरेक्टिव क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर आपको करीबन कितने 500 घंटे से प्लस, आपको 500 लेके 600 घंटे का आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा, इनफैक्ट इससे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है ना सर, इसमें जब आपको मैं मॉक्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सबके सब कवर करता हूँ। साथ ही साथ में सर ये जो कोर्स है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। अगर आपका टारगेट है कि आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल या फिर ग्रुप ए लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो ए बी सी के जो लेवल के एग्जाम्स है सर इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आपने जीएस पढ़ ली सर, आपको जिंदगी में किसी भी जीएस कोर्स को के रिगार्डिंग पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, अगर आप जब जो भी आपका रिसेंट एग्जाम, अगर आपके 20-25 दिन से अभी रह गए एग्जाम में, तो सर फिर तो कोई पॉइंट नहीं है लेने का, ठीक है। लेकिन जब आप इसे फ्री हो जाओगे, डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दैट। स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया सर, इससे अफोर्डेबल कोर्स आपको यूपीएससी का कभी देखने को नहीं मिलेगा, और मैं आपको इसके आने वाले टाइम में आपको इसके रिव्यूज भी बता दूंगा। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सर आपका मैथ्स का भी मैं ऐसे एक कोर्स भी प्लान कर रहा हूँ लॉन्च करने का, जो कि मैथ्स फाउंडेशन कोर्स होगा। बहुत सारे लोगों को मैथ्स में दिक्कत आती है सर, यहाँ पर भी 0 से लेकर सर एकदम टॉप क्लास लेवल,
तो यहाँ पर जैसे जीएस में पढ़ा रहा हूँ सर, इसमें भी ऐसा ही सिनेरियो है कि आप कोई भी एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो, हाँ VLW एग्जाम हो गया या फिर आपका कोई ग्रुप डी लेवल का एग्जाम हो गया सर, उसमें इस कोर्स का कुछ ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा, तो उसमें उसके लिए ज्वाइन मत करना। लेकिन हाँ, कब कोई भी एग्जाम बैठ रहे हो सर, हर एग्जाम का मतलब 0 से लेकर 100% आपको पूरी की पूरी जीएस में कवर कराऊंगा, और यूपीएससी का अटेम्प्ट भी आप दे पाओगे फॉर श्योर, कोई डाउट ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। देन मैथ्स के अंदर भी सर हमारा ऐसे ही रहेगा कि सर बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, और सबके सब आप यहाँ पर क्वेश्चन बना पाओ सर, ऐसे ही अभी कोर्स को प्लान कर रहा हूँ। बाकी सर आप लोगों का अगर इंटरेस्ट रहा तो डेफिनेटली कोर्स बहुत जल्दी लेकर आएंगे। दिस इज गोना बी अ लाइव कोर्स फॉर श्योर, लाइव कोर्स यहाँ पर पूरा का पूरा रहेगा। चलो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं सर। विच कंटेंट क्रिएटर बिकेम द इंडियाज फर्स्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का जो आपका यूथ क्लाइमेट चैंपियन है, ये जो बन गए हैं सर, याद रखना प्रजक्ता कोहली इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही पॉपुलर था, और मैंने आपको करंट अफेयर की जो सीरीज करा रहा हूँ सर, उस सबके अंदर मैंने ये वाले क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो प्रजक्ता कोहली सर आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, ऑलराइट। वैसे मैं कुशा कपिला नहीं जानता हूं यार, उनको पता नहीं कौन है, चलो कोई नहीं, होंगे, मेरे को कभी देखा नहीं, बाकी सब तो जानते ही है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। What is the name of the rocket launch in October 2021? देखो अक्टूबर 2021 तक पहुंच गया सर ये क्वेश्चन, समझ रहे हो। ये जो एग्जाम हुआ था ना, ये पिछले साल सितंबर 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था सर, तब से लेके अब तक के कुछ सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक साल के लगभग करंट अफेयर यहाँ पर पूरे के पूरे पूछ डाले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग भी ना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेकर जाओ। तो मैं आपको कम क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं आपको ज्यादा ही करा दूंगा, जितना करंट अफेयर रिक्वायर्ड है सर उससे ज्यादा ही कराने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, वो 3-4 वीडियो सर आपके लिए काफी होंगी। हाँ तो सर याद रखना, ये जो किसने लॉन्च किया सर, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या सर आपकी सियोल है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इनके हेड कौन है, इनके देश के हेड कौन है इस टाइम पर, साउथ कोरिया के हेड कौन है, ठीक है। देन ये क्या आपका, अच्छा एक क्वेश्चन और बताना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया / साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में एक लाइन आती है सर, एक डिग्री चैनल आता है सर, कौन सा सर, वो है जिसको हम लोग बोलते हैं DMZ भी बोलते हैं। कितने डिग्री जो मतलब लाइन है वो आपकी यहाँ पर आती है, बताइएगा जरूर, ठीक है। हाँ तो स्पेस लॉन्च, इसने सर किया है अपना स्पेस लॉन्च व्हीकल जो 2 है सर, ये आपका लॉन्च किया गया। और ये जो स्पेस रॉकेट सर इसका इस्तेमाल किया था, उसका नाम है आपका नूरी इज अ स्पेस रॉकेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। अच्छा जुगनू और प्रथम, ये सर क्या है, ये आपकी माइक्रो सैटेलाइट्स हैं। क्या है आपकी माइक्रो सैटेलाइट्स हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स है सर। ये जो है आपकी, ये काफी पुरानी हो गई है, लेकिन अभी चलो कोई नहीं। 2011 में लॉन्च की गई थी आपकी जुगनू, और ये प्रथम जो आपकी लॉन्च की गई थी आपकी 2016 के अंदर आपकी लॉन्च की गई थी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे ऐसे याद आ गया, स्पेस रॉकेट कहां पर लिखा है, तो सर विक्रम वन जो है सर, वो हमारे देश का पहला सा स्पेस रॉकेट बन गया है, जो कि क्या है आपका प्राइवेट ओन्ड, प्राइवेट कंपनी द्वारा फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट जो हमारे देश का है वो विक्रम 1 है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज मीर, तो मीर जो है सर ये आपका एक तरह का क्या है, आपका स्पेस स्टेशन है। क्या आपका स्पेस स्टेशन है, जो कि आपका किसके द्वारा बॉम्ब किया गया था, रशिया के द्वारा बनाया गया था, और ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, मतलब अब तो है ही नहीं खैर। 1986 से लेकर 2001 तक आपका ये रहा था, उसके बाद सर इसे डीकमीशन कर दिया गया था। अच्छा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है सर हमारे इंडिया का हम भी क्या कर रहे हैं, आपका हम लोग स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है आपका गगनयान। और गगनयान सर आपका 2023 से आपका इसका मिशन कब हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा इस गगनयान के अंदर सर आपकी एक ना, हमने एक क्या बोलते हैं फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट, हमने ह्यूमनाइड रोबोट भी यहाँ पर इस्तेमाल करी है, ह्यूमनाइड रोबोट का भी इस्तेमाल किया है सर। उस ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है सर, उनका नाम है आपका वियोन मित्रा। क्या है आपका, वियोन मित्रा इज द नेम। और अगर बात करें सर पूरी की पूरी, मतलब ये तो हमारी क्या होगी, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है, मतलब सर उनकी खाली अपर बॉडी काम करती है, निचली बॉडी काम नहीं करती है, मतलब रोबोट की। अगर बात करें कि पूरी फुल टू फुल जो ह्यूमनाइड रोबोट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी सर, ये कौन सी आपकी सर, ये आपकी सोफिया। और सोफिया जो है सर, इनको सऊदी अरेबिया नहीं यूएई सॉरी आई थिंक फ्रॉम नॉट रॉन्ग, दुबई तो है, मुझे यार याद नहीं आ रहा। सोफिया को ना एक स्टेट की, एक देश की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है, आई थिंक यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में से कोई एक है, इफ आई नॉट रॉन्ग शायद यूएई है। तो यूएई की आपकी यहाँ पर सिटीजनशिप भी प्राप्त की जा चुकी है, और सोफिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सोफिया को बनाया किसने है, ये बनाया आपका हैंसन रोबोटिक्स ने सर इसको बनाया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन अच्छा इंपॉर्टेंट एक और भी है सर, चाइना का जो स्पेस स्टेशन का नाम क्या है सर, वो आप लोग मुझे बताओगे, टी से स्टार्ट होता है, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। और इसके अंदर अभी रिसेंटली बात भी आई थी कि यहाँ पर चिंपैंजी वगैरह को भेजा जाएगा फॉर कंडक्टिंग द रिप्रोडक्टिव ट्रायल्स को लेकर। तो याद रखना सर, एक चीज और याद रखना कि जब हम एनिमल्स को भेजने की बात करते हैं, तो एनिमल सबसे पहला कौन सा गया था सर, उसका नाम था आपका लाइका वाज द एनिमल, सबसे पहले जो गया था, एक डॉग थी, उसका नाम लाइका था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मतलब मर गए थे, लेकिन अल्टीमेटली गया सबसे पहले ये थे, ठीक है। और अगर बात करें तो अभी ज्वाइंट स्टेशन जो चल रहा है इस टाइम पर सर, वो कौन सा आपका ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा जितने भी स्पेस स्टेशन होते हैं ना सर, ये सबके सब कहां पे होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके इन मई 2022 सर ये आ गया बिल्कुल प्राउड वाला मूवमेंट। अगर आपने कपिल शर्मा शो देखा हो ना सर, कपिल शर्मा शो के अंदर ये एज अ गेस्ट आए थे, और बहुत ही ज्यादा मजेदार गेस्ट आए थे, और ये कौन बने करोड़पति में भी अपने एज अ गेस्ट आए थे। और वहां पर भी अगर आपने वो खाली देखा हो ना शो, उसके अंदर भी यहाँ पर मेंशन किया गया था इनके बारे में। सो निखत जरीन सर, ये जो है इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय विनिंग द IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सर ये जो है
इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो भी करके बनाती है वो ये उसमें जीती हैं सर। किस कैटेगरी में खेलती हैं याद याद रखना सर, 52 केजीज फ्लाईवेट कैटेगरी में आपकी ये खेलती हैं। अगेन इट वाज अ लिटिल टफ क्वेश्चन, अगर आपको डेप्थ से थोड़े से नहीं पता तो करंट अफेयर बहुत टफ आए थे, नो डाउट अबाउट इट, मतलब काफी टफ आए थे, ऐसा कह सकते हैं कि इट वाज देयर। अच्छा, अगर निखत जरीन की रिगार्डिंग बात करें सर, काफी ज्यादा यंग है सर, अभी आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 19-21 साल के आसपास की हैं और बहुत ज्यादा कमाल यहाँ पर कर रही हैं, ठीक है। सॉरी AIBA में इन्होंने क्या था आपका एशियन जो होता है एशियन बॉक्सिंग वाली एसोसिएशन जो होती है सर, उसका 2011 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सर। 2022 के अंदर सर इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक सर जीता आपका ये वाला IBA वाला और एक जो है सर ये आपका ये जो जीता है वो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपका जीता है। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की रिगार्डिंग बात करें सर, ये आपकी बर्मिंगम के अंदर देखने को मिली थी, जो कि आपका यूके के अंदर आपका आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के अंदर आपका गोल्ड जीता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर सर आपका CWG के बारे में कुछ मेंशन किया, थोड़ा सा देख लेते हैं जरा। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग, तो कॉमनवेल्थ गेम्स सर ये तो होगी सर आपकी 2022 की। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट वाली जब कहां पर होंगी सर, 2026 के अंदर आपका कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया की वैसे राजधानी क्या है आपकी कैनबरा है, लेकिन कैनबरा के अंदर नहीं हो रही है, वो बात अलग है, ठीक है, तो वैसे ये देखने को मिलेंगी। अच्छा, अगर एशियन गेम्स के रिगार्डिंग बात करें सर, एशियन गेम्स सर आपके 2022 के अंदर कहां पर हुए, ये आपके हुए हांगझोउ चाइना, हांगझोउ चाइना के अंदर, हांगझोउ चाइना के अंदर आपको देखने को मिले। और 2026 के अंदर जो आपके देखने को मिलेंगे, ये आपके देखने को मिलेंगे टोक्यो जापान के अंदर। और टोक्यो जापान के अंदर सर अभी लास्ट जो ओलंपिक्स थे सर, वो आपके होकर हटे थे। अब ओलंपिक्स के रिगार्डिंग बात ही कर लेते हैं, ओलंपिक्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखो, ओलंपिक्स आपके 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक होते हैं सर आपके समर ओलंपिक्स, ठीक है, और एक होते हैं सर आपके विंटर ओलंपिक्स। देखो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें समर ओलंपिक्स की, सर नेक्स्ट वाले कहां पर होंगे, 2024 के अंदर आपके देखने को मिलेंगे पेरिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्रांस की कैपिटल इज पेरिस, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 2028 के आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे लॉस एंजलिस जो कि आपका यूएसए में आता है, एलए यूएसए जो आपका आता है सर, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर विंटर ओलंपिक्स के रिगार्डिंग बात करें सर, 2022 के अंदर अभी होकर हटे थे, कहां पर, इज बीजिंग चाइना के अंदर आपके होकर हटे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर अगर बात करें तो ये आपका 2026 के अंदर जो आपके होंगे, ये होंगे सर आपके मिलान इटली के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिलान इटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और यार ना, 2022 के अंदर जो आपके बीजिंग चाइना के अंदर हुए थे ना सर, इसके अंदर रिप्रेजेंट करने वाले जो इंडिया के एकमात्र इंसान है, जिनका नाम है आपका आरिफ खान इज द ओनली इंडियन जो कि यहाँ पर क्या था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये तीन बार ऑलमोस्ट आई थिंक ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मेडल तो नहीं मिल पाया, लेकिन सबसे बड़ी सर रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात है कि सर ओनली सिंगल कैंडिडेट फ्रॉम एंटायर इंडिया टू रिप्रेजेंट इन द विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में हमारे बहुत सारे जाते हैं, लेकिन विंटर ओलंपिक्स में कोई नहीं जाता, ठीक है। ओके, How many gold medals did India win in the Archery Asia Cup 2022 Stage 2 campaign held in the सुलाइमानिया इराक, ऐसा करके। देखो इंपॉर्टेंट, देखो ये ना गोल्ड मेडल वगैरह तो कम ही पूछते हैं, खैर इसमें पूछ लेते, तभी बोल रहा हूँ टफ क्वेश्चंस कैसे आए। वैसे ना ज्यादातर क्या होता है कि आपका ये पूछता है कि हुआ कहां पर था ये आर्चरी एशिया कप वगैरह, तो ये सर आपका लोकेशन दी हुई है, इसको याद कर लेना। और मई 2022 में वो देखो कहां से, 2021 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2022 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर आपके 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हमारे इंडिया ने, टोटल मिलाकर 14 मेडल जीते थे, जिसके अंदर सर आपके ख्याल से 8 यहाँ पर क्या थे, गोल्ड थे। इतना याद रख लो बस, और कुछ खास काम नहीं है। आर्चरी में सर हमने मतलब अलग ही लेवल हासिल कर रखा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। In April 2022, the government of Gujarat, in collaboration with the Ministry of Culture, organized a 5-day cultural named माधवपुर मेला। देखो बस अगेन ऐसे क्वेश्चन पूछे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डेप्थ में चलेगा मामला। वैसे याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक माधवपुर मेला ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, कहां पर, अप्रैल में किया था। और पूछ क्या रहा है कि किस डीटीज के लिए इस्तेमाल किया गया था, मतलब किन डीटीज के लिए ये था ये माधवपुर मेला। तो अगर आपको याद हो सर, आपको वैसे भी अगर आपने थोड़े से हिंदू कल्चर को हल्का हल्का पढ़ा है, तो आपको बताओगा माधवपुर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन एज फार एज कृष्णा's लाइफ इज कंसीडर्ड। तो कृष्णा एंड रुक्मिणी इज द राइट आंसर फॉर द सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। Then, which organization signed a triparty MOU with SBI, a National Cultural Fund for Development of आत्मनिर्भर भारत सेंटर। देखो याद रखना, ये जो आत्मनिर्भर भारत सेंटर जो है वो रेड फोर्ट के पास यहाँ पर बनाया जा रहा है। कौन बनवा रहा है सर, ये आपका इंदिरा गांधी नेशनल फॉर सेंटर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर बना रहे हैं। बस इतना याद रख लो, और कुछ खास काम करनी है। अगेन इट वाज लाइक लिटिल टफ क्वेश्चंस। 1985 के अंदर आपका जो था ये इंटरनेशनल इंदिरा गांधी नेशनल फॉर सेंटर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर आपका फॉर्म हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है। और ये फॉर्म कब होता है, 19 नवंबर अभी आपकी आने वाली है, 19 नवंबर 1985 को ये फॉर्म होता है। बस इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। In March 2022, the Reserve Bank of India, along with the National Payments Corporation of India, this NPCI, this is very very important, NPCI काफी ज्यादा पॉपुलर रहता है। NPCI सर काफी सी चीजें यहाँ पे लॉन्च कर चुका है, भारत पे, पेटीएम, सॉरी भारत पे कौन सा हो गया आपका, फोन पे बोल रहा हूँ, हाँ फोन पे इज ऑल्सो लिंक विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। तो बोल क्या रहा है सर, आरबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपको बॉम्बे में देखने को मिल जाता है। 1934 के एक्ट के अंदर आपका ये फॉर्म हुआ था आरबीआई। और ये क्या 24 आवर्स इंफॉर्मेशन हॉटलाइन यहाँ पर डिजिटल पेमेंट के लिए यहाँ पर लॉन्च करी। सर्विस का नाम क्या है सर, उस सर्विस का नाम है डीजी साथी। बस इतना याद रख लो, काफी है। 8 मार्च को लॉन्च की गई थी।
8 मार्च को लॉन्च की गई थी। 8 मार्च सर बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है बिकॉज 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज वर्ल्ड वुमेन्स डे। तो महिला दिवस जो को सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखना, वेरी स्टार मार्क कर लो, काफी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। बाकी सर डीजी कैश इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डीजी क्विक जो है सर ये आपके क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डीजी मित्रा इज आल्सो नॉट वेरी, ठीक है, काम हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। देन अप्रैल 2022 के अंदर विच कंट्री लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन के साथ ट्रेड एंड जो भी है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल किसने लॉन्च करी? आफ्टर यूएसए, बोल भी दिया कि यूएसए के बाद यहाँ पर लॉन्च की है। देखो यार मतलब अगेन अगर इंडिया ऑप्शन में दिख रहा था तुक्का भी मार सकते हो, अगर आपको रिस्क लेना है तो तुक्का भी ले सकते हो कि क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहा है। अगर इंडिया से एसोसिएट ना होता और इंडिया अगर ऑप्शन में है तो क्यों ही पूछता, है ना। और यूएसए साहब का और मेंशन कर दिया, यूएसए इंडिया एज फार एज द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव इज कंसीडर्ड दे आर ऑन द सेम लाइंस, है ना, थोड़े बहुत एलाइज वगैरह की तरह काम करते। तो ए इज द राइट ऑप्शन, इंडिया यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सर क्या कि यूरोपियन कमीशन यानी कि ईयू, एक्चुअली सर उल्टा बोल दिया ना, यूरोपियन कमीशन लिखा हुआ यहाँ, अच्छा यूरोपियन कमीशन इज पार्ट ऑफ ईयू। ईयू की रिगार्डिंग बात करें, यूरोपियन यूनियन की रिगार्डिंग बात करें सर, यूरोपियन यूनियन के अंदर आपके कितने मेंबर्स आते हैं? 27 मेंबर कंट्रीज आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी स्पेशली यूक्रेन काफी सारे न्यूज में आ चुका है, तो सर ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा ये अगर पूछे तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें यह यूके आता है क्या? नहीं, यूके नहीं आता, यूनाइटेड किंगडम ने इससे पुल आउट कर लिया था। 2020 के अंदर ब्रेक्सिट हुआ था, तो ब्रेक्सिट इज ब्रिटेन एग्जिटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड आउट टुगेदर। यूरोप कॉन्टिनेंट में जरूर आता है लेकिन यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। और साथ ही साथ में आता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड भी सर ऑल तो सेंटर में आता है, मतलब सेंटर क्या मतलब बीच में आता है सर आपका यूरोप के कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन सर ये भी इसका पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। पहले था लेकिन बाद में नहीं हट गया था, तो सर इट इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सर चाइना की कैपिटल क्या सर आपकी? बीजिंग। और सर यहाँ पर और भी सर हैंगझो हो गया, फिर आपका शंघाई हो गया, सर काफी बड़े सिटीज आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की सर आपकी कैनबरा, न्यूजीलैंड की राजधानी की सर आपकी ऑकलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन ऑन 13th अप्रैल 1919 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट टुक प्लेस इन इंडिया, इसमें से कौन सा इंसिडेंट हमारा मतलब इंडिया के अंदर आपका टुक प्लेस किया था? इस तारीख को यहाँ पर जो आपका मेंशन किया गया है, इस तारीख को सर ये प्लेस किया गया था, तो इसका नाम क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो पंजाब से एसोसिएट क्वेश्चन आया तो ये तो सर पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है बिकॉज हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली हुआ क्या था सर, हमारे देश के अंदर रॉल्ट एक्ट यहाँ पर पेश किया गया था, और रॉल्ट एक्ट के सर काफी सारे लोग क्या थे आपके खिलाफ थे, और इसके खिलाफ सर दो लोग थे जिनका नाम क्या आपका सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। सर इनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। इसी चक्कर में सर लोग क्या करके लोगों ने क्या किया कि प्रोटेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। और प्लस यहाँ पर क्या थी आपकी बैसाखी भी थी, ठीक है। तो बैसाखी भी थी which is the harvesting season of for पंजाब। तो बैसाखी प्लस यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट, थोड़ा बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा था। कहां पर? जलियांवाला बाग के अंदर देखने को मिल रहा था। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि दो इंसान है, ये ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। एक का नाम है सर आपका जनरल डायर, और एक का नाम क्या है? एक का नाम है माइकल ओ डायर। क्या नाम है? एक का नाम है जनरल डायर, एक का नाम है माइकल ओ डायर। अब माइकल ओ डायर जो थे वो आप क्या थे? गवर्नर थे उस टाइम पर पंजाब के। अब ये गवर्नर क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं जनरल डायर को कि भाई जाके जरा मामला देख कर आओ। और जनरल डायर जो होते हैं सर ये देते हैं ऑर्डर देते हैं, फिर कह लो कि जो मैसेकर किया था इन्होंने मैसेकर किया था, यानी कि जो किलिंग का ऑर्डर दिया था, जो गोलियां वोली चलाई गई थी, 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था सर, वो यहाँ पर जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, जनरल डायर के ऑर्डर पे गोलियां चली थी। वैसे जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे वो थे आपके माइकल डायर। अब जनरल डायर तो सर यहाँ पर बच गए थे, मतलब हंटर कमेशी वगैरह ने भी इसको इनको माफ ऑफ कर दिया था, और सर इनकी डेथ आई थिंक ऑलमोस्ट पहले से हो चुकी थी, लेकिन माइकल डायर की डेथ नहीं हुई थी, और इससे बदला लिया गया। इनको मारकर बदला लिया किसने? सरदार उधम सिंह ने इस मैसेकर का बदला लिया था। सरदार उधम सिंह जी ने क्या था आपका ये मैसेकर का बदला लिया था, और ये कहां पर मारा था इनको? 1940 में मारा था। कहां पर? कैक्सटन हॉल, कैक्सटन हॉल, जो कि आपका कहां पर आता है? ये आपका आता है लंदन के अंदर। सर वहां पर जाकर इनको गोली मारी थी। इसके ऊपर काफी सारी मूवीज बन चुकी हैं, आई होप आपने देखी होगी, ठीक है। देन सर बात करते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी सर आपको देखने को मिली कब? ये आपको देखने को मिली थी 9 अगस्त ये आपके 1925 को आपको देखने को मिली। सर इसके अंदर क्या सीन रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जो है ना, और बाद में बिस्मिल वगैरह हो गया सर, उन्होंने मिलकर एक फॉर्म की थी एसोसिएशन, उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और सर इनका काम बेसिकली क्या था कि मतलब अंग्रेजों की नाक में दम कर देना। और सर इन्होंने एक प्लान किया था कि क्या होगी, एक काकोरी से लाहौर, है ना, लाहौर से काकोरी या काकोरी से लाहौर जो भी कह लो, तो एक ट्रेन जा रही है सर, इसको क्या करेंगे? लूट कर देंगे और माल मसाला जितना भी होगा निकाल लेंगे। लेकिन सर वहां पर क्या था, चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सब लोग क्या हो गए? फंस गए, और मतलब काफी सारी दिक्कत वगैरह आ गई। उसके बाद क्या किया गया कि आपके इसको चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम रख दिया गया, मतलब नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया। काम तो मामला सेम ही चल रहा था, लेकिन ये आपकी जो फॉर्म हुई आपकी 1928 के अंदर आई थिंक फॉर्म हुई थी, 1928 के अंदर आपकी फॉर्म हुई थी। ये हुई थी सर आपके 1924 के अंदर फॉर्म हुई थी, ठीक है, ऐसे करके। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज दिस, ऐसा करके आपके हैं। तो ओके फाइन। देन चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट की थोड़ी सी कहानी समझ लो। ये जो है सर क्या आपका खिलाफत मूवमेंट,
एक चल रहा था आपका खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट सर क्या था कि खिलाफत मूवमेंट सर खलीफा की जो पोजीशन थी सर उसे खत्म कर दिया गया था, और इसको लेकर सर काफी सारा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था इन द सेंट्रल एशिया। और सर यहाँ पर दो लोग थे जिनकी जिनकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दोनों भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली की वजह से ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद सर क्या था, खिलाफत मूवमेंट जब इंडिया के अंदर स्प्रेड होते हुए पहुंचा, तो गांधी जी ने सोचा कि इसके साथ अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चिपकाकर हम लोग खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। और सर ये लॉन्च किया था आपका 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर आपका लॉन्च किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। अब हुआ क्या, अच्छा इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की भी बाल गंगाधर तिलक जी की भी डेथ हुई थी, ठीक है। ओके सर, हुआ क्या सर, ये प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन क्या बोला था गांधी जी ने कि ये क्या होता है, नॉन वायलेंस वाला प्रोटेस्ट यहाँ पर रहेगा। लेकिन होता क्या सर, चौरा चौरी इंसिडेंट हो जाता है, जहां पर सर 22 पुलिस वालों को सर मार देते हैं, क्या कहते हैं लोग, मतलब गांव वाले लोग उड़ा देते हैं उनको, ठीक है। सर ये जो था ना कि फिर क्या, ये जो चौरा चौरी इंसिडेंट आपका बेसिकली ये हुआ, आई थिंक वो था 9 तारीख को, मुझे एक्जैक्टली डेट इसकी याद नहीं आ रही, नहीं 4 फरवरी, सॉरी हाँ याद आ गया, 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट होता है, चौरा चौरी इंसिडेंट। और सर इसके बाद क्या करते हैं सर, आपके जो 12 फरवरी को जब गांधी जी को इनके बारे में पता लगता है, तो गांधी जी क्या करते हैं, इस मूवमेंट को क्या करते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं, और कहां चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं। दिस इज आउट देयर। देन सर यहाँ पर आपका सर है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू जो है सर, वो क्या है आपका, शिप का नाम है, जापानी शिप का नाम है, जो कि जहां पे इंडियन लोगों को लेकर जा रहा था, ठीक है। और ये कनाडा वगैरह जाना था इन लोगों को, ठीक है। और ये 23 मार्च 1914 की घटना है। बेसिकली हुआ क्या था, वैसे डेट की इंपॉर्टेंट, 1914 में बस याद रख लो सर, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, और वर्ल्ड वॉर शुरू में बोला गया था कि जो भी कंट्रीज के जो लोग हैं वो वहीं पर वापस जाएंगे। सर बाद में सर बहुत सारी परेशानी वगैरह हुई थी, मैं ज्यादा इसके अंदर डेप्थ नहीं जाऊंगा, बट हाँ दिस इंसिडेंट चेंज द जो एक्सटर्नल जो हमारा ऑरा था, मतलब हमारे जो एक्सटर्नल प्रेजेंस था रिवोल्ट का या वो सबका, इस इंसिडेंट ने सर काफी उसको मतलब काफी ज्यादा आग दी थी, भड़का दिया था। और यहाँ पर सर इसके बाद सर आपको पता है गदर पार्टी भी निकल कर आई थी पावर के अंदर। गदर पार्टी सर ये बाहर एक्टिवेटेड थी, और गदर पार्टी के साथ जो एसोसिएट कर सकते हो आप नाम, सर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, नाम है लाला हरदयाल। सर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था, लाला हरदयाल गदर पार्टी। सर ये वाली पार्टी फॉर्म हुई थी, और काफी सारे यहाँ पर काम चलते रहे। आगे बढ़ते हैं, चलो। Which Indian monument is also popularly known as the Arc de Triomphe of the East? सर ये किसको बोलते हैं सर, ये बोलते हैं सर आपके चार मीनार को। बस इतना याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, चार मीनार को याद रख लो। चार मीनार सर बनाई किसने थी सर, इनका ये बनाई थी सर आपके सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाह, इन्होंने बनाई थी। और अपनी इनकी बेगम थी, इनका नाम है क्या, उनकी भागमती वाज द वाइफ, और इनके लिए इनको मतलब ऐसे प्रेजेंट करने के लिए काइंड ऑफ बनाई थी, इनकी याद में बनाई थी सर, इनकी याद में बनाई थी, ठीक है। इतना याद रख लो बस, आई थिंक काफी है। और ये कहां पर देखने को मिलती है, आपकी तेलंगाना में देखने को मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन कहां गया आपका, सॉरी तेलंगाना नहीं, सॉरी हाँ तेलंगाना मतलब हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना ना, ठीक है। देन सर यहाँ पर आपका मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस सर आपके मैसूर में एग्जिस्ट करता है, वुडिया डायनेस्टी के टाइम पर काफी एग्जिस्ट था, और वुडिया डायनेस्टी का ही मतलब बेसिकली पैलेस वगैरह आता है। इट्स अ वेरी टूरिस्ट अट्रैक्शन, काफी जाओ कभी जाओ देख के आना, बड़ा खूबसूरत है। खजुराहो टेम्पल्स की रिगार्डिंग बात करें सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो टेम्पल जो आपके आते सर, छतरपुर एमपी में आपको सर देखने को मिल जाते हैं। ये सर क्या आपकी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाती है, याद रखना हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आपको देखने को मिल जाती है। सर यहाँ पर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलते हैं सर, आपके 20 करीबन 20 के आसपास यहाँ पर आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, एंड दीज आर जैन टेम्पल्स हैं, जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। और जैनिज्म के अंदर भी सर एक प्रॉपर टाइप ऑफ टेम्पल्स है सर, इनको बोलते हैं नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, कई सारे टाइप के होते हैं, तो नागा टाइप ऑफ टेम्पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म किसने करे थे सर, ये मतलब किसके द्वारा बनाए गए थे, चंडेला डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे, चंडेला डायनेस्टी के द्वारा आपके बनाए गए थे। चंडेला डायनेस्टी की रिगार्डिंग बात करते हैं सर, चंडेला डायनेस्टी जो है सर, ये इनके जो सबसे पहले फाउंडर थे उनका नाम क्या था, नानुका वाज द फाउंडर। और सबसे एंड वाले जो थे उनका नाम क्या था, परमादिदेव, क्या था, परमादिदेव वाज द एंड वन, मतलब जिनके टाइम पर लास्ट किंग जो थे, फर्स्ट एंड लास्ट किंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो इनके थे उनका नाम क्या आपका, कृतिवर्मन, क्या है आपका, कृतिवर्मन वाज द सबसे पॉपुलर वाले जो इनके किंग थे, ठीक है। इतना याद रख लो, बहुत इतना काफी है। गोलकोंडा फोर्ट ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, पर चल छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मलयालम लैंग्वेज वाज लार्जेस्ट स्पोकन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। किस स्टेट में मलयाली लैंग्वेज का मतलब बोला जाता है, तो मलयाली लैंग्वेज आपकी फॉलो की जाती है। देखो तमिल में होती है कौन सी, तमिलनाडु में कौन सी बोलती है, तमिल बोली जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज आउट देयर। कर्नाटका में बोली जाती है सर आपकी कौन सी, कन्नड़ लैंग्वेज, कौन सी, कन्नड़ा लैंग्वेज बोली जाती है। तो केरला के अंदर आपकी आती है सर मलयाली लैंग्वेज, मलयाली लैंग्वेज या फिर मलयालम लैंग्वेज आपकी बोली जाती है। सर गोवा के अंदर मुझे पता नहीं वैसे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, पर चलो कोई दिक्कत बात नहीं, ऐसे याद रख लेना। हाँ इंपॉर्टेंट सर क्या है कि यहाँ पर आपके ना कई सारे आपके नेशनल पार्क्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं केरला के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पर आपको पता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, सर हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ही था, ठीक है, 1986 के अंदर आपका बेसिकली फॉर्म होता है। इसके अलावा सर और भी है, फॉर एग्जांपल अन्नामुडी, इरविकुलम, है ना, देन आपके और कौन से हैं,
मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, यही है ना, यही है, एक दो तो यही हो गए, इसके अलावा चलो ठीक है, इतने काफी है, इतना काफी है, ठीक है। ये हो गया आपके। देन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर अगर बात करें, यहाँ पर कौन से मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, ये आपके सर के आपके ये देखने को मिल जाते हैं, आपके नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका में सर आपके आते हैं अंशी, अंशी आपका एक आता है। देन आपका आता है सर बनेर घटा, देखो बैंगलोर से याद रख लो बनेर घटा, ठीक है। एक आपका आता है सर बैंगलोर से आप याद रख लो, मतलब बंदीपुर, देखो BANG से लिखते हो ना, BANG, तो बैंगलोर बंदीपुर ये आपका आ गया। एंड देन आपका आता है नगर, सो बैंगलोर इज अ सिटी, तो सिटी को क्या बोलोगे, नगर बोलोगे। नगरहोल, नगरहोल आपका ये आ गया। कुद्रेमुख इज ऑल्सो देयर, कुद्रेमुख इज ऑल्सो देयर। गोवा के अंदर अगर बात करें तो आई थिंक मुलेम, मुलेम करके एक आता है नेशनल पार्क, बाकी तो मैं और याद नहीं रख पा रहा, आई थिंक इतने काफी, इतना ही है, आई थिंक इतने ही आपके देखने को जाते हैं। महावीर भी बोलते हैं इसको, महावीर भी इसका नाम है, महावीर या मुलेम नेशनल पार्क भी आपका आ जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following dances derives its root from तमिलनाडु? तमिलनाडु के अंदर कौन सा आपका डांस फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करता है? देखो अगेन एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है सर ये आपका आंध्र से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है ना ये आपका बिलोंग करता है, यस, तमिलनाडु से, ये आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है। मोहिनीअट्टम आपका कौन सा करता है, केरला, केरला से आपका बिलोंग करता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना कि जो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की सर एक आपकी है रुक्मणी देवी, सर ये बहुत ही पॉपुलर है, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी सर इज अ वेरी वेरी पॉपुलर भरतनाट्यम डांसर। और एक और है सर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई आपने सुना होगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी आपने सुना होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, है ना, ये विक्रम साराभाई है। इनकी वाइफ थी, इनका नाम है मृणालिनी साराभाई। एक मिनट जाओ, मृणालिनी, एक मिनट जाओ, विक्रम साराभाई, हाँ ठीक है, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई इनकी वाइफ का नाम था, और इनकी बेटी का नाम था क्या, दैट इज मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। सर ये जितनी मृणालिनी साराभाई होगी, मल्लिका साराभाई होगी, सर दोनों के दोनों क्या सर आपकी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांसर, वेरी वेरी पॉपुलर कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांसर थी। और भरतनाट्यम थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस कुचिपुड़ी तो थोड़ा बहुत था ऐसा करके सिनेरियो। और विक्रम साराभाई सर फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इनको बोलते हैं, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी आपको देखने को मिल जाता है। एक और थे सर जो कि है होमी भाभा, होमी भाभा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, होमी भाभा। ये सब जो है इनको बोलते हैं क्या, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। कौन सा, न्यूक्लियर साइंस, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम इनको बोलते हैं। और फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम जो बोलते हैं वो होते हैं विक्रम साराभाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन टर्म्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन, देखो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सी टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखो अगेन चोलास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार काफी सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, बिकॉज चोलास इंपॉर्टेंट मतलब फेमस भी है। तो वैसे देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, सही बताऊं ना आपको, डिफिकल्ट है तो, लेकिन आपको बताऊं ना एक दो चीज अगर याद रखने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल ये नगरतास, नगरतास किसको बोलते हैं, टैक्स फ्री विलेज जिसको आप लोग बोलते थे। तो सी का ऑप्शन यहाँ पर क्या तो क्या हो रहा है आपका, ये ऑप्शन नंबर, ओ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ट्रेडिंग कम्युनिटी, हाँ, नगरतास वाज द ट्रेडिंग कम्युनिटी बिलोंग टू द नागराम, ये आपके होते हैं। तो सी का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, सी का ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी सी का ऑप्शन यहाँ पर 2, सी का ऑप्शन यहाँ पर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये से इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा एक मिनट जाओ, एक अटक गया ना, हाँ चलो डी भी देख लेते हैं। पलीगंडा, पलीगंडा जो आपका सर ये है, ये आपका है टैक्स फ्री विलेजेस को बोलते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बाकी ये नटर वटर आप याद रख लेना, है ना, नैल होल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते थे, ये थे आपके ये नतार करके जो थे लैंड होल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह हुआ करते थे। बस इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन चोलास के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल चोला एम्पायर, चोला एम्पायर सर काफी बड़ा प्रख्यात एम्पायर था। हिंदू एम्पायर था, मतलब ये क्या था, क्या हिंदुइज्म को बेसिकली फॉलो करते थे, और ये इंडोनेशिया तक सर पहुंच चुके थे, ठीक है। ये विजयालय सर इनके क्या थे, फाउंडर थे। और जो लास्ट जो इनके किंग थे उनका नाम क्या था आपका, राजेंद्र चोला 3, राजेंद्र चोला 3, ये था इनके लास्ट वाले मतलब इनके चोला एम्पायर के जो लास्ट राजा थे, ठीक है। लेकिन इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा थे वो उनका नाम क्या था, राजेंद्र चोला 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजेंद्र चोला 1 वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। विजयालय वाज द फाउंडर, लेकिन राजेंद्र चोला सर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और राजेंद्र चोला ने सर एक टेंपल बनाया था, इसका नाम क्या आपका, बृहदेश्वर टेंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंपल अगेन, बृहदेश्वर टेंपल, बृहदेश्वर बनाया था टेंपल। और ये सर कहां पर बनाया था, ये आपका बनाया गया था इन्होंने थंजौर या फिर थंजावुर बोलते हैं, थंजावुर या फिर तंजौर बोलते हैं, ये आपको वहां पर आपको देखने को मिला था, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अच्छा एक तो ये टेंपल हो गया, एक इनके टाइम पर एक और टेंपल भी आपको देखने को मिला है, इसका नाम है आप कौन सा, एरावतेश्वर टेंपल। कौन सा, एरावतेश्वर टेंपल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों नाम याद रख लेना बिकॉज काफी जरा अभी चल रही है ना पॉपुलर, एरावतेश्वर टेंपल, ठीक है। और एक और सर आपका टेंपल है जिसका नाम है आपका, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टेंपल का नाम है, मुझे भी शायद पूरा नाम याद नहीं है, पर मतलब आधा तो याद है ये मुझे। एक इसको बोलते हैं सर गंगाईकोंडा चोलीश्वरम में, फिर चोलाश्वरम में, मुझे अच्छे से याद नहीं है, चोलेश्वरम, ठीक है, चोलेश्वरम, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाता है
ये जो टेम्पल है सर, ये तीनों के तीनों टेम्पल जो है ये सर आपके यूनेस्को लिस्ट के अंदर आपके शामिल है, यूनेस्को लिस्ट के अंदर शामिल है, और तीनों के तीनों सर 16 एम्पायर से संबंध रखते हैं। अच्छा, एक अभी रिसेंटली मूवी आई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली मूवी आई थी, ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया पर लेकिन आ सकती है, ठीक है। आपने सुना होगा पोनियन सेल्वन करके एक मूवी आई थी जिसके अंदर आपकी ऐश्वर्या राय वगैरह भी थी और साउथ के काफी सारे एक्टर वगैरह भी थे। तो पोनियन सेल्वन जो आपकी मूवी है सर, ये बेसिकली लिखी किसके गई है, एक नॉवल से लिखी गई है, उस नॉवल का नाम भी क्या है, पोनियन सेल्वन ही है। और ये जो किसने लिखा सर, ये जो नॉवल लिखा था ये था आपका कल्कि कृष्णमूर्ति कल्कि कृष्णमूर्ति ने ये आपका नॉवल लिखा था, और इनके नॉवल के बेसिस के ऊपर फिल्म बनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द फील्ड टेस्ट व्हिच क्रॉप वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बिकम बाय द माइक्रोसार्जिस्ट। ये थोड़ा सा बकवास क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बस याद रखो कि इसमें कौन सी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था बाय जियोलॉजिस्ट, कौन सा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अर्बेना to prove that photosynthesis by streamlining photorespiration और increase plant growth by 40%। थोड़ा सा मामला खतरनाक क्वेश्चन बन गया ये, है ना, इन्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर, पर याद रखना कि टोबैको को यहाँ पर ये किया गया था, बस इतना याद रख लो, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which is the first state financial corporation open in India? First state financial corporation जो थी वो आपकी पंजाब में ओपन की गई थी। देखो जब ये पता नहीं यार, इसकी आंसर की जो थी ना, उसका आंसर की के अंदर अगर आप जाकर देखोगे तो इसमें आई थिंक काफी सारे डाउट्स वगैरह आ रहे थे, और आई थिंक इसमें शायद उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था। इनफैक्ट अगर गूगल भी करके देखोगे तो उत्तर प्रदेश इसका कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बट इसका राइट ऑप्शन पंजाब है, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका पंजाब है। आई थिंक 1959 के अंदर ये आपकी फॉर्म हुई थी पंजाब के अंदर, 1957 के आसपास ये स्टार्ट की गई थी। इतना याद है, इतना याद रख लो, काफी है। अच्छा एक मिनट बस देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नए नए नाम हमारे सामने आए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कौन सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ये आपका सर आपका आता है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। गुजरात के अंदर आपके नेशनल पार्क आता है फॉर एग्जांपल मरीन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन सर आपका आता है सर ब्लैक बक नेशनल पार्क। देन आपका सर आपका गिर इज अ टाइगर रिजर्व भी है, और आपका नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड सर एक और आता है आपका, इसका नाम है वंसदा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर सर एक कच्छ करके बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिस द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा आपका, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करें सर महाराष्ट्र के सर आपका आता है संजय गांधी नेशनल पार्क। देन सर आपका आता है चंदोली नेशनल पार्क। देन सर आपका आता है तदोबा नेशनल पार्क, वो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। देन नवेगांव टाइगर क्या कहते हैं नेशनल पार्क। देन सर आपका था गूगलमल नेशनल पार्क, ठीक है। पंजाब के अंदर आपको कोई भी नेशनल पार्क देखने को नहीं मिलेगा, इनफैक्ट कोई भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को नहीं मिलती, और टाइगर रिजर्व भी आपको कोई देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आई थिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व आपको कोई देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हरिके वेटलैंड है। कौन सा वेटलैंड है, हरिके वेटलैंड है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि हरिके वेटलैंड में सर कौन सी दो रिवर क्या होती है, कंबाइन होती है, और कंबाइन होने के बाद सिर्फ क्या होती है, अल्टीमेटली जाकर पाकिस्तान में जाकर गिर जाती है। तो सतलुज एक रिवर का नाम है, दूसरी रिवर का नाम कौन सा, आप लोग मुझे बताओगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बताना जरा। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। As of 15th August 2022, how many wetlands were added to Ramsar sites to take the total number to 75? This is very very important. देखो अगर ये स्पेसिफाई ना करता ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो वेटलैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वेटलैंड्स काफी ज्यादा सर पॉपुलर क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता रहता है, और इसीलिए और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है कि ना वेटलैंड बहुत सारे ऐड होते जा रहे हैं, तो सर मतलब बड़ा मुश्किल होता है इसे याद रख पाना। इसी तरह से उसने बता भी दिया कि 15 अगस्त के आसपास यार कितनी रामसर साइट्स को ऐड किया कि 75 नंबर टोटल हो गया। तो पहले सर कितनी थी 64 थी, लेकिन प्लस इसमें कितना गया, 11 किया गया, तो सर कितनी होगी 75 हमारी टोटल साइट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपसे नाम नहीं पूछ रहा है, लेकिन क्या आपसे नाम नहीं पूछेगा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नाम भी पूछ सकता है। तो सर नाम के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन सी रामसर साइट्स यहाँ पर ऐड की गई हैं। पहले से देख लेते हैं रामसर जो जगह है सर वो बेसिकली ईरान के अंदर जगह है। 1971 के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पर एक कन्वेंशन किया गया था, इसका नाम है रामसर कन्वेंशन, और ये यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और ये बोला कि यूनेस्को ने कि भैया चलो हम लोग क्या करते हैं, रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड्स को प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो सर ये रामसर साइट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकल कर आया, और ये जो एप्लीकेबल हुआ ये 1975 के अंदर क्या जाकर एप्लीकेबल आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा ये चीज और याद रखना कि यूनेस्को जो है ये सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, सर आपका हेडक्वार्टर आपका आता है पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस के अंदर आपका हेडक्वार्टर आता है, ठीक है। तो रामसर साइट्स आपकी चुनी जाती है। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, लेकिन रामसर साइट्स आर इफ ऑफ मोर इंपॉर्टेंस। अच्छा अभी याद रखते हैं जो 11 साइट्स आई हैं, 11 साइट्स आई हैं। अरे ये 11 कहां पर बनी है, सर देख लेते हैं फटाफट से। पहले सर आपके स्टार्ट करते हैं जेएनके। तो जेएनके के अंदर आपके 2 साइट्स बनी है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है नाम की ना, हो सकता है सर वो बिल्कुल गलत हो, ठीक है, तो यार उसको जज मत करना प्लीज, बस इन्फॉर्मेशन के पीछे थोड़ा सा जाओ, है ना। बाकी तो आप लोग सर लोकल लैंग्वेज में बेटर जानते हो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हैगाम बोल देते हैं, HYG भी लिख सकते हो, HAG, हैगम जो भी आप बोलते हो, ठीक है। देन सर आप कहते हैं सर शालबग या शालबाग जो भी है सर, शालबग या शालबाग व्हाटएवर स्टफ, मेरे को गेन नहीं पता, मतलब ये मैंने तो खाली जो पढ़ा है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शालबग और हैगाम ये आपकी देखने को मिल जाती है। वेटलैंड दोनों के दोनों सर वेटलैंड है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सर अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर JNK में और पूछ रहा है कि ये दो तो सर आपकी रामसर साइट्स अभी बनी है,
इससे पहले कितनी एग्जिस्ट करती थी? तो सर इससे पहले भी कोई एग्जिस्ट करती थी। सबसे पहले एक थी आपकी होयकर सर, ठीक है, होयकर सर थी। वूलर लेक, ये दोनों की दोनों कहां पर आ गई सर? कश्मीर रीजन में आपकी आ गई, कश्मीर वैली के अंदर आ गई। देन सर एक आपकी सोकर सर, ये तो अलग होगी, खैर चलो कोई नहीं, अब तो लिख ही दिया है। सोकर जो है सर आपकी बेसिकली लद्दाख के अंदर आती है, ऑल्दो ये अब चला अलग हो गया, मतलब टेरिटरी अलग हो गया, बट चलो कोई नहीं, अभी नोट कर लो, लद्दाख के अंदर आपकी आती है। आंसर आपकी सुरिनसर मंसर, ये जो आपका लेक है सर, ये भी ये आपकी आती है जम्मू रीजन में। तो याद रखना, एक देखो ये कौन सी होगी, 1 2 3 और 4 5 और 6, ये 6 सर होगी आपकी रामसर साइड टोटल मिलाकर। और लद्दाख वाली भी अगर काउंट कर लोगे तो हो जाएंगी 7, लेकिन लद्दाख वाले रीजन क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो याद रखना, सॉरी वो गड़बड़ कर दी, 1 2 3, हाँ 3 है ना, ये दोनों एक ही तो है, 3 3 4 5 ये सर होगी, और प्लस 6 भी सर आपकी लद्दाख की है। तो 5 रामसर साइड एग्जिस्टिंग इन द JNK रीजन एज फार टुडे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन था कि और कौन सी साइट यहाँ पर ऐड हुई है। JNK के अंदर आपकी 2 ही ऐड हुई है। अच्छा, इसके बाद सर आपकी MP, ये तो बड़े आसान से याद रख लोगे आप। MP के अंदर जो है आपकी ये यशवंत सागर यहाँ पर ऐड हुई है, यशवंत सागर, ठीक है। पिछले साल भी एक सागर करके ऐड हुई थी, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो उसका नाम, ठीक है। देन उसके बाद सर आपकी महाराष्ट्र के अंदर सर आपकी थाने करके जगह आती है। सर याद रखना कि थाने क्रीक आपकी यहाँ पर ऐड हुई है। ये तो हो गया सर आसान वाली बात। अच्छा, इसी और उड़ीसा वाली भी आप याद रख लोगे, ऐसी बात नहीं है, उड़ीसा वाली भी याद रख सकते हो आप लोग। ये 3 यहाँ पर ऐड हुई है। एक का नाम है सर आपका तुमपारा, एक का नाम है आपका सर तुमपारा, एक का नाम है सर आपका हीराकुंड सर आपको बताओगे डैम भी है ना, याद होगा आपको, हीराकुंड, और ये डैम किस रिवर पे, महानदी रिवर के ऊपर आपकी बसी पड़ी है, ठीक है। और ये देन एक सर आपकी है अनुस्पा करके आपकी आती है, सॉरी अनसुपा करके आपकी आ रही है। ये तो होगी सर, ये तो होगी याद करने लायक। अब सर कुछ ऐसी भी हैं जो आपकी याद शायद ना कर पाओगे, बट कोई नहीं, करनी है, मैं आपको बताने की बड़ी कोशिश करता हूँ। एक सेकंड जाओ, मैंने खुद इसका नाम लिखा हुआ है यार, मेरे को भी खुद इसका नाम याद नहीं है। एक जो मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं है, थोड़ा सा मैं भी इसका नाम लिखा हुआ है, कहां लिखा था मैंने, तो जो ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ ये आ गया, ओके। हाँ, तो ये इसका नाम सर क्या है, देखो मैं कोई खतरनाक वाला नाम को पहले बताता हूँ जो मुझे भी खुद अच्छे से याद नहीं है, तो बाकी सब आप देख लेना, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा। सर इसका नाम है सर सुचिंद्रम, चलो आपको चारा देता हूँ, सुचिंद्रम है। एक जो है सर आपकी वो है आपके चितरगुड़ी, ठीक है। देन सर आपका क्या, आपका एक है, ये तो बड़ा आसान है, ये तो आप याद रख लोगे, ये तो मुझे भी याद है, वधूवर, ठीक है। देखो अभी शादी का सीजन चल रहा है, शादी का सीजन मतलब वधु बोलते हैं, वर वधु है ना, तो वधूवर ऐसे याद रख लो आप नाम। हाँ, जो एक और है जो ये आपकी सर कौन सी है आपकी, कांजीरन कोलम है ना, हाँ कांजीरन कोलम। देखो सुनो, ये सुचिंद्रम, ये क्या आपका सर, ये भी क्या सुचिंद्रम, ठीक है। ये भी सर क्या आपकी बर्ड सेंचुरी है। कांचीपुरम भी क्या आपकी बर्ड सेंचुरी है, इससे बना दिया गया आपका, इससे आपको रामसर साइड बना दिया गया। और ये वधूवर भी आपकी बर्ड सेंचुरी है। ये चित्रकुड़ी जो है आपकी सर, ये क्या आपका सिर्फ सिर्फ वेटलैंड था, और इसे बाद में चारों को मिल गया, ठीक है। तामिलनाडु सर थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आप बस इनके नाम देख लो, और अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। इतनी अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे क्या रहेगा कि बस खाली आपके दिमाग में ना, अगर 3-4 नाम पढ़ लोगे, आपका कौन सा स्पेलिंग लिख के आनी पेपर में, ठीक है। तो मुझे भी कौन सा अच्छे से याद है, पर मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सी साइड कहां पर है, ठीक है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। In which of the following judgments did Supreme Court declare triple talaq as unconstitutional? ट्रिपल तलाक को अनकंस्टिट्यूशनल डिक्लेयर जो किया था, वो किस केस के अंदर आपको देखने को मिला था? देखो 2 केस होते हैं, एक तो यहाँ पर शाहबानो केस लिखा हुआ है, और एक आपके शायरा बानो केस लिखा हुआ है। दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग से केस है, लेकिन याद रखना शाहबानो जो केस था, ये आपका 1985 में जो आया था, ये था आपका डिवोर्स और उसके साथ जो एलिमिनी वगैरह दी जाती है सर, उसके रिगार्डिंग जो केस था। लेकिन शायरा बानो केस वाज डिक्लेयर्ड टू द, ये था आपका ट्रिपल तलाक से एसोसिएट करता था। अच्छा सर, ट्रिपल तलाक आपने पढ़ा कहां पर होगा सर? आपने पढ़ा होगा 44th आर्टिकल के अंदर। 44 आर्टिकल बात करता है सर यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। सर गोवा और उत्तराखंड 2 ऐसे स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल हो गया है। इसके अलावा और भी स्टेट्स में बात चल रही है, वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। डिवोर्स हो गया, मैरिजेस हो गया सर, सबके अंदर मतलब क्या सिंगल लॉज वगैरह कहने चाहिए, धर्म के साथ अलग लॉज नहीं होने चाहिए, ऐसे यहाँ पर बात की जाती है। पोक्सो एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। आपके जो सिलेबस के अंदर ना राइट्स इशू करके टॉपिक है सर, उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट राइट्स आते हैं, उसमें ये भी एक राइट आपका आता है। प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब इसमें केसेस वगैरह भी आप पढ़ते हो। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अंदर सर बोला जा रहा है कि किस एज ग्रुप के अंदर लाइक आपका करता है। तो याद रखना कि सर ये आपका 18 से नीचे वालों के साथ अगर क्या होता है आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस वगैरह किए जाते हैं सर, काफी ज्यादा भीषण तरह की सजा मिल सकती है आपको। इसके बारे में तो वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज अ जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पता करना चाहिए आप लोग इन चीजों के बारे में, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ व्हिच? देखो ये आपकी 1960 से लेकर 1970 की डेकेड में आपका बेसिकली लॉन्च किया गया था, तो लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा 1960s, ठीक है। और क्या था आपका सिनेरियो? हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन सर देखो 2 कहानी है, एक तो सर क्या आपके वर्ल्ड में एक फादर है,
और एक सर क्या हमारे इंडिया के अंदर जिन्होंने लॉन्च किया था, इंडिया के एक अलग फादर हैं। तो अगर वर्ल्ड के फादर के रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सर आपके आते हैं जिनका नाम है आपका नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है आपके? नॉर्मन बोरलॉग। इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इन्हीं के नाम पर एक आपका बोरलॉग अवार्ड अब गला खराब होने लग गया, ओके, बोरलॉग अवार्ड भी रहता है इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। और इंडिया के अंदर सर जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो उनको बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन इनको बोलते हैं, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। और यहाँ पर क्या था कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके आपके जो सीड्स वगैरह दिए जाते हैं, जिनको सीड्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग बना दो और मतलब सबको ऐसे कर करके। और यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था व्हीट और राइस के लिए हमारे देश में स्टार्ट किया गया था। पंजाब, हरियाणा, यूपी के अंदर आपकी फर्स्ट वेव आपकी चली थी, देन आपका आगे आगे बढ़ते रहा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1992, बस कुछ 5-7 क्वेश्चन और रह गए, टेंशन मत लो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ गया आपके? हाँ, Act 1992 had adopted a new Part 9 consisting of 16 articles. 16 articles सर Part 9 के अंदर आपके मेंशन है, अगर आपको याद हो मैं आपको बताया भी था। 76 ओए हो एक गड़बड़ होगी यार, एक गड़बड़ होगी, मुझे भी याद आया। जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1993 लिख दिया था मैंने, गलती से लिख दिया था यार, गलती से लिख दिया था, एक गड़बड़ हो गया। वो 1992 था, ठीक है। आई होप आपने करेक्ट कर दिया होगा, करेक्ट नहीं किया तो आप याद रख लो, है ना, आप याद रख लो, भूलना मत इसको, चीज को, काफी मतलब लोचा हो जाता है वरना, है ना। चलो थैंकफुली क्वेश्चन भी आ गया। सर पार्ट 9 यहाँ पर ऐड किया था, पार्ट 9 और शेड्यूल नंबर कौन सा? शेड्यूल नंबर आपका 11 यहाँ पर ऐड किया था। और ये थिंक पूछा है कौन सा शेड्यूल में से 11 शेड्यूल के अंदर आपका मेंशन किया हुआ है। बड़ी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। और क्या बोला था इसके अंदर? हाँ, पंचायती राज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, पंचायत, तो पार्ट नंबर 9 के अंदर पंचायत के बारे में मेंशन किया है। आर्टिकल नंबर कौन से यहाँ पर आते हैं? आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 वो आपके आर्टिकल नंबर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सर थोड़ी सी बात करें पंचायत के रिगार्डिंग, तो आर्टिकल नंबर 40 के अंदर आपकी पंचायत के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था कि यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। और 1957 के अंदर एक आपकी कमेटी बनी थी, इसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी सर। इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर आपकी मतलब ये पंचायत सिस्टम को काफी इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब वो 3 टायर सिस्टम जो था, विलेज पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वो यहाँ पर बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया। 1959 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी की एनिवर्सरी। उस दिन क्या था आपका? ये पहली हमारे देश में पंचायत देखने को मिलती है। वो कहां पर थी? आपकी नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आपको देखने को मिली। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बताऊं तो आपको, हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में देखने को मिलती है। इसके बाद जो थी आपकी आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी। और 24 अप्रैल को पंचायत को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। और ये हुआ था 1993 के अंदर। गलती से मैं 1993 बोलते हैं ना, 1993 के अंदर आपका ये हुआ था। और सर इस दिन को हम लोग बोलते हैं पंचायती राज डे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहब, वेरी इंपॉर्टेंट साहब। एक चीज और याद रखना कि सर ये जो है आपकी MNM, सॉरी, हाँ ठीक है ना, MNM क्या है सर? ये आपके मेघालय, मिजोरम एंड आपके नागालैंड, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर पंचायत एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा आपको हर स्टेट में पंचायत आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बस यार इतना याद रख लो, आई थिंक काफी रहेगा। ऑप्शन नंबर 11 आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रेसिडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लेटर इलेक्टेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी आपकी 9 दिसंबर। पहली जो मीटिंग हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, आपको है 46 है ना, हाँ, 9 दिसंबर 1946 को सर आपकी पहली मीटिंग हुई थी। और इसमें क्या था? एक इंटरिम यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट को बिठाया गया था। और टेम्पररी प्रेसिडेंट का नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा वाज द नेम ऑफ इट। इसके बाद सर क्या किया गया? इसके बाद यहाँ पर आपके 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी याद रख लो, ठीक है। और कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ओके, देन हाँ, 11 दिसंबर को सर क्या होता है? प्रॉपर इलेक्शन से, मतलब प्रॉपर आपस में लोग क्या करते हैं? चुनते हैं, इनके प्रॉपर प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। और जो प्रॉपर प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था आपका? दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद 13 तारीख को सबसे पहले जो आपका पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो पब्लिश करते हैं वो कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू आपके डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। इसका नाम क्या होता है सर? आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका पीस ऑफ डॉक्यूमेंट आपका पेश किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि नींव रखी जाती है कि हम किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। इसी के बाद सर इसी के अंदर आप लोग यहाँ पे देखते हैं एडवाइजर टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली थे, इनका नाम है डॉक्टर BN राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर BN राव है, BR अम्बेडकर नहीं है। डॉक्टर BN राव वाज द एडवाइजर टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के रिगार्डिंग अगर बात करें सर, ये क्या आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये और प्लस यहाँ पर 6 अदर लोगों ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था और ड्राफ्ट को सबमिट कर दिया। और अल्टीमेटली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना, वो जो था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ संविधान डे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अभी आने वाले हैं सब ये दिन, तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू कब से किया है? 2015 से हमने शुरू किया। अब इस दिन को बनके तैयार हो गया था और कुछ इमरजेंसी प्रोविजन वगैरह को हमने एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने प्रॉपर्ली एक्टिवेट जब किया, यानी कि जो पावर में लेकर आए, ये लेकर आए हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग लेकर आए।
इसका रीजन क्या था? बिकॉज पूर्ण स्वराज की यहाँ पर जो मांग की गई थी 1930 के अंदर, सर उसकी क्या थी? आपकी एनिवर्सरी आपको देखने को मिल गई थी, इसलिए यहाँ पर आपकी की गई थी। महात्मा गांधी सर ने इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। देन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स consist of 250 members of which dash members are nominated by the president। तो मेंबर सर कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर? तो सर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग अगर बात करें, देखो आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 81। ट्रिक का नाम क्या सर? आपकी सरला इज अ नेम ऑफ ट्रिक, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा आपका सर, एस ए से मतलब क्या होता है? संसद, तो हमारी पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद। ये हो गया सर आपका आर्टिकल नंबर 79। इसके अंदर बात किया कि हमारे उसमें पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर होंगे दो हाउसेज होंगे और प्लस प्रेसिडेंट विल बी आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। देन सर आपकी आती है सर 80 नंबर में आपकी आती है राज्यसभा। देन आपके 81 के अंदर आपकी आती है लोकसभा, ठीक है। एलए से आती है लोकसभा इज द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ओके, राज्यसभा के अंदर बात करें, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है सर? आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। 250 मेंबर इज द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ। देखो 238 मेंबर्स होते हैं, प्लस आपके 12 मेंबर आपके आते हैं नॉमिनेशन से, ठीक है। तो ये आपके टोटल मिलाकर होते हैं 250 मेंबर। पर ये तो क्या आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इस टाइम पर आपको कितने मेंबर देखने को मिलेंगे? 233 मेंबर्स यहाँ से, प्लस आपके 12 मेंबर नॉमिनेट होके आते हैं, तो यानी कि आपके 245 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 मेंबर कहां पर चले गए? तो 5 मेंबर सर आपके जो है वो अक्साई चिन्ह और पीओके के लिए आपके रिजर्व किए हुए हैं। ये हर हमारा इलाका है, जब हम ले लेंगे तो हम वापस कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो 12 मेंबर नॉमिनेट होकर आते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस की फील्ड से। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ रहे होते हैं, विधान परिषद यानी कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सर वहां पर भी गवर्नर के पास से राइट होता है कि गवर्नर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। कितने मेंबर को? 116 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन ये जो है ना मेंबर जो नॉमिनेट करता है सर, ये जो मेंबर नॉमिनेट करता है कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ये फील्ड तो होती है, लेकिन साथ में एक और भी आती है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो फील्ड है सर, ये भी आपके ऐड हो जाती है, लेकिन ये वाली फील्ड आपकी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following articles provide that the every high court shall have the power throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction to writ issue करने की जो पावर? देखो सीधी सी बात बोल रहा है कि हाई कोर्ट को रिट इशू करने की जो पावर है वो कहां पर दी हुई है। देखो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप ऑप्शंस देखो और यहाँ पर देखो कितना सिंपल सा मामला यहाँ पर दिया हुआ है। हाई कोर्ट के रिट इशू करने की पावर जो आपके 226 आर्टिकल में आपकी मेंशन की हुई है। हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है ना सर, वो आपके फंडामेंटल राइट प्लस आपके लीगल राइट दोनों के ऊपर रिट इशू कर सकता है। रिट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो सर उसकी पावर दी हुई है आपके आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। और 32 आर्टिकल को बोला गया आपका हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यहाँ पर बोला, तो ये तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? हाँ, जो ये करता है सर, ये आपके सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन के लिए करता है। अब ये करते हैं सर आपके फंडामेंटल राइट और लीगल राइट की वायलेशन के लिए। तो याद रखना हाई कोर्ट जो है ना सर, उसको इसकी जो पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ रिट जुरिसडिक्शन। रिट इशू करने की जो पावर्स हैं सर वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों पे करता है, वो खाली फंडामेंटल राइट के अंदर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो फंडामेंटल राइट के अंदर रिट वायलेशन होती है सर, उसके अंदर कौन सी रिट्स आती है सर? एक आपकी आती है सर हेबस कॉर्पस, देन सर आपकी आती है रिट ऑफ मैंडमस, देन आपकी है सर सर्चुरारी एंड प्रोहिबिशन, देन सर आपकी आती है क्यो वारंटो। सर्चुरारी प्रोहिबिशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टर रिट्स या फिर इंट्रा कोर्ट रिट्स, बिकॉज ये कोर्ट से संबंध रखती है। सो इंट्रा कोर्ट रिट्स या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर रिट्स, ठीक है। रिट ऑफ मैंडमस जो है सर, इसके अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट को छोड़कर बाकी सर किसी मतलब ये इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, बाकी सबके ऊपर आपकी एप्लीकेबल देखने को मिल जाती है। बस इतना काफी है। देन आपका हाईकोर्ट का सर आर्टिकल नंबर कितना है? वैसे जनरली अगर बात करें तो 214 आर्टिकल के अंदर आपका मेंशन किया गया हाईकोर्ट के बारे में। देखो सुप्रीम कोर्ट आपका मेंशन किसमें? आपका 124 के अंदर। इसको चेंज कर दिया तो कितना बन गया? 214 बन गया। देन हाईकोर्ट की जो क्वालिफिकेशन है सर, उसके अंदर कितना होता है आपका? या तो आपको कितना होना चाहिए कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज द, सॉरी गलत बोल दिया, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपको नहीं, एक मिनट दो, सही बोलता है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, और या फिर क्या होना चाहिए आपको? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होना चाहिए। इसमें डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाली कहानी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो मैं गड़बड़ बोलती शायद, यहाँ पे 5 साल ही आएगा, 5 साल एज अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और 10 साल एज जज ऑफ द एडवोकेट ऑफ ये, ठीक है। ओके, आगे इंपॉर्टेंट ये नहीं सर, इतना इंपॉर्टेंट सर कितना है ये आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसकी रिटायरिंग एज कितनी होती है? 62 इयर्स होती है। 62 years is the retiring age of high court judge, whereas 65 years is for the case of supreme court judge, ठीक है। very very important, याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 10th schedule of Indian constitution lays down किसके रिगार्डिंग बात करता है? देखो इसके लिए ट्रिक आपकी याद रखोगे आप, TEARS, tears of old PM। आई थिंक आपने पढ़ी होगी ट्रिक पहले, ये देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो शेड्यूल नंबर है ये बात करता है, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ओके, चलो देखते जरा।
सबसे पहले बात करते हैं सर टेरिटरीज के रिगार्डिंग, देन बात करते हैं सर एमुलेंट्स, एमुलेंट्स या फिर कह लो कि आपकी ओथ के रिगार्डिंग बात करता है, सॉरी एमुलेंट्स या फिर सैलरी के रिगार्डिंग बात करता है, सैलरी के रिगार्डिंग बात करता है किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सर बात करता है सर ओथ के रिगार्डिंग, एफर्मेशंस के रिगार्डिंग, ये बात करता है सर राज्यसभा के अंदर सीट एलोकेशन जो होगी सर वो किसके दौर पर होगी, ये बात करता है सर शेड्यूल एरियाज के रिगार्डिंग, ये बात करता है सर अदर शेड्यूल एरियाज के बारे में, जिसके अंदर आपके असम, त्रिपुरा, ये सबके रीजन आगे, देन ये बात करते हैं सबके फेडरल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करते हैं, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपकी आती है, और ऑफिशियल ये सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये बात करते हैं सर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, जो कि आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें इंग्लिश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इंग्लिश हाँ जी सही बोला मैंने, ओके। ये बात करते हैं सर आपके लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के रिगार्डिंग बात करता है, ये सर बात करता है डिफेक्शन के रिगार्डिंग, डिफेक्शन के रिगार्डिंग बात करता है 10th नंबर शेड्यूल, और सर यही इसका आंसर है, कहेंगे आपका हाँ, प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके लिए आपकी अमेंडमेंट भी आई थी, 53rd अमेंडमेंट भी आई थी आपकी डिफेक्शन के रिगार्डिंग, बस इतना याद रख लो, ज्यादा खतरनाक सा हो जाएगा इसलिए बता नहीं रहा हूँ, आई थिंक ये आई थी आपकी 1982 के अंदर आपकी शायद आई थी, ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, रहने दो। देन ये बात करते हैं सर पंचायती राज के रिगार्डिंग, और ये बात करते हैं सर म्युनिसिपैलिटी के रिगार्डिंग, यानी कि नगर पालिका के रिगार्डिंग बात करता है, इतने याद रख लेना। देखो पहले हमारे थे इतने 8 शेड्यूल थे पहले, ये शेड्यूल हमारे पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बाद में शेड्यूल को बाद में 4 शेड्यूल को हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, ठीक है, ओके। Which of the following articles of the Constitution provide that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister as the head of the Supreme Court करके, सुनो मेरी बात, ये पूछ रहा है कि आपका प्राइम मिनिस्टर वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला आर्टिकल कौन सा है। देखो भाई तभी बता रहा हूँ, पॉलिटी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स, लॉजिक लगाओगे आपका काम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल में 52 बात करो, जिसका होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट के रिगार्डिंग होता है आर्टिकल 52 आर्टिकल। 5 में एक प्लस करो कितना आएगा आपका 6, 2 में एक प्लस करो कितना आएगा आपका 3, ये होगा आपका 63, दिन में 6 में एक प्लस करो कितना आएगा आपका 7, 3 में एक प्लस करो कितना आएगा 4, ये सर हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट, ये हो गया सर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड एज द पीएम इज द, इसके यहाँ पर हेड होते हैं। तो इस तरह से आपकी पॉलिटी पढ़ोगे सर का मामला आपका बन जाएगा, डर जो है आपका आर्टिकल्स का वो यहाँ पे निकल जाएगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे और भी ट्रिक्स आपको बताई हैं जीएस फाउंडेशन कोर्स के अंदर, तो भैया अगर जीएस फाउंडेशन कोर्स लगाओगे तो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। ये खाली इस एग्जाम की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे ट्रिक्स आपको, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह मैंने बताई है। तो यहाँ पर आपको सबक्रॉस को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका आर्टिकल 74 दिख रहा है, ये आप यहाँ पे टिक कर दो। अच्छा, जो पीएम होते हैं सर वो होते हैं आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो प्रेसिडेंट होते हैं सर आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बिकॉज हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, पीएम जो है सर अपॉइंट कौन करते हैं सर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं पीएम की रिकमेंडेशन के ऊपर, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन पीएम जिनको बोलेंगे उनको चुन के भेज देंगे। काउंसिल मिनिस्टर के अंदर सर आपको कई सारे मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, एक होते हैं सर आपके कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, देन होते हैं सर आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड आपके फिक्स चार्ज, देन सर इसके अलावा क्या आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं, मैं बता ही चुका हूं आपको। और इसके अलावा क्या आपके, हाँ अगर पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, लोकसभा को, और ये आपके इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। दोनों याद रख लेना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। कलेक्टिवली मतलब क्या है कि सबके सब साथ में इनका अस्तित्व है, वरना अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और लोकसभा के अंदर होते हैं रिस्पॉन्सिबल, इसलिए याद रखना, अगर लोकसभा के अंदर इनकी मेजोरिटी क्या होगी, खो गई, मेजोरिटी खो गई, सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और मेजोरिटी खोने को सिस्टम जो होता है बोलते हैं एनसीए मोशन, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित हो गया, सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। आई थिंक इतना ही काफी है, 74 आर्टिकल, आगे बढ़ते हैं। देन Asia's largest, last question of for the day is Asia's largest tribal festival Medharam Jatra is celebrated by which Indian tribe? किस कौन सी ट्राइब पर सेलिब्रेट करती है? तो इसका नाम है आपके कोया ट्राइब। बस इतना याद रख लेना, कभी कोई ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन छोटे मोटे पूछे जाते हैं, पर याद रख लेना ये उसने पूछा गया कि यहाँ पर क्या एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, प्लस याद रखना कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है, सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है आफ्टर कौन सा, आफ्टर दी कौन सा होता है, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला के अंदर के बाद कुंभ मेला के बाद सबसे ज्यादा बड़ा जो आपका यही है कुंभ मेला सर, क्या है कि सबसे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह में इनका नाम भी है। ओके, देन ये गोवा सॉरी क्या बोलते हैं, गोवा बोल रहा हूं मैं, क्या ये आपका हाँ कोया ट्राइब जो है सर, ये ना क्या कहते हैं, कुछ भगवानों के लिए बनाती है सर, जो गॉड्स यहाँ पर आपके जो मतलब जिनके लिए रखा जाता है सर, एक होंगे सर, इन गॉड्स का नाम है सर समक्खा एंड आपका एक मिनट, समक्खा, और यहाँ पर क्या था, ये था आपका सरालमा, ठीक है। तो समक्खा और सरालमा ये आपके गॉड्स का यहाँ पर नाम है, फरवरी के अंदर बनाया गया था बेसिकली, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आपका क्या, आपका ये तेलंगाना के अंदर आपका बेसिकली ये रहता है, तेलंगाना का बेसिकली ये चलता है, ठीक है, इतना काफी है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको सेशन पसंद में आए तो आप लोग क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, चैनल को पक्का ही करोगे आप, मुझे नहीं पता। और अगर आप लोग चाहोगे तो आप इन सोशल मीडिया के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं यहाँ पर आपको पूरे के पूरे पेपर की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग द एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस। जो छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे वो आप लोग खुद देख लेंगे, इंग्लिश आप खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन
जो मैथ्स वगैरह है वो मैं आपको सॉल्व कराने के बाद इस पेपर का तो मैथ्स ही रहेगा ना, तो मैथ सॉल्व कराने के बाद मैं आपको ये वाला पेपर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर आप कुछ रिकमेंडेशन देख रहे होंगे वीडियोस के, जो मैं आपको बताया था 2500 एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट है उसका मैं यहाँ पर लिंक आपको दे दूंगा, ये वीडियोस पक्का जाके देखना, इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू मैंने कराए हैं और एक एक वीडियो में आपको 200 200 250 एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं, हिस्ट्री के, ये इसके, वो के, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए, तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियोस। इतना सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि यार कितना, मतलब अगर आपने पूरा सिलेबस कवर भी नहीं किया, आप ये एमसीक्यूज देख के चले जाओ, क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे और सबके सब प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।